Hi, this is Jyoti Deshwal and I welcome you all again back to my YouTube channel or welcome if you're coming to this channel for the very first time. I hope that you guys are doing really great and in this particular class we are going to continue with the question series for CA final audit. हम आपके SM के क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 15 दैट इज ऑडिट ऑफ PSU. यहां तक वी हैव ऑलरेडी कवर्ड योर चैप्टर्स. एक चैप्टर बाकी दैट इज डिजिटल ऑडिट. इसके साथ साथ चैप्टर नंबर 19 के क्वेश्चंस भी हमने कवर किए दैट इज प्रोफेशनल एथिक्स. आज की क्लास का डिस्कशन होगा चैप्टर नंबर 16 के क्वेश्चंस के ऊपर दैट इज इंटरनल ऑडिट के क्वेश्चंस. आज की हमें इस क्लास में कवर करने हैं. ये जो पीडीएफ मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए, कंपाइलेशन है ये आपके एसएम के क्वेश्चंस की, तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हो फ्रॉम द टेलीग्राम चैनल. तो आप उस चैनल को ज्वाइन कर लो अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है. एंड डू सब्सक्राइब दिस चैनल दैट इज यूट्यूब चैनल फॉर मोर वीडियोज रिलेटिंग टू ऑडिट अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग का बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है जो आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है. इनफैक्ट जो हमने बिगिनिंग के कंसेप्ट इस चैप्टर के कवर किए थे वहां से आपका इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा. क्वेश्चन कहता है दैट आफ्टर एन illustrious करियर इन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस फॉर अबाउट 25 years, मिस्टर प्रतीक इज अ पोस्ट ग्रेजुएट इन लॉ, हैज टेकन वॉलंटरी रिटायरमेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट सर्विसेज. कोई मिस्टर प्रतीक है, क्वालिफिकेशन क्या है उसकी, पोस्ट ग्रेजुएट है लॉ के अंदर, 25 साल का उसका एक्सपीरियंस है किस फील्ड के अंदर, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज में. एंड 25 साल काम करने के बाद उसने गवर्नमेंट सर्विसेज से वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिए, लेकिन अभी भी वो अपनी फाइन स्पिरिट के अंदर है, मतलब अभी भी उसके अंदर जोश कायम है. एंड ही वांट्स टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन कॉर्पोरेट सेक्टर एज अ चीफ इंटरनल ऑडिटर. और वो सोच रहे हैं कि मेरे पास 25 साल का एक्सपीरियंस है, क्यों ना मैं किसी कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर एज अ चीफ इंटरनल ऑडिटर काम करूं. On looking at an attractive compensation packages, he applied for such a position in a leading listed company which is engaged in oil refining business. तो उसके सामने कोई अपॉर्चुनिटी आई कि किसी लिस्टेड कंपनी के अंदर ओपनिंग थी फॉर दिस पोजीशन. विच पोजीशन ऑफ अ चीफ इंटरनल ऑडिटर. और आपके इस मिस्टर प्रतीक ने वहां पे अप्लाई कर दिया है. And board of directors of this company is keen on him due to his impressive credential. और उस कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो आपके मिस्टर प्रतीक को अपॉइंट करना चाहते हैं एज द चीफ इंटरनल ऑडिटर ऑफ देयर कंपनी. रीजन बीइंग क्योंकि मिस्टर प्रतीक के क्रेडेंशियल्स काफी अच्छे हैं, इसके पास 25 साल का एक्सपीरियंस है, ये ग्रेजुएट है लॉ के अंदर, इसके पास नॉलेज है, एक्सपर्टीज है, एक्सपीरियंस है. सो आपकी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को लगता है कि भले ही मिस्टर प्रतीक सीए नहीं है, मिस्टर प्रतीक सीएमई नहीं है, बट फिर भी क्योंकि इसके पास रेलिवेंट एजुकेशन है, रेलिवेंट एक्सपर्टीज है, एक्सपीरियंस है, तो इसको अपॉइंट किया जा सकता है एज द चीफ इंटरनल ऑडिटर ऑफ अ कंपनी. राइट. क्वेश्चन आपसे पूछता है, आपको यह बताना है कि क्या कैन ही बी अपॉइंटेड इन दिस लीडिंग पोजीशन ऑफ अ सेड कंपनी. क्या आपके मिस्टर प्रतीक को आपकी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट कर सकते हैं एज द चीफ इंटरनल ऑडिटर और नॉट. आंसर मैंने आपको बता दिया, आंसर इज यस. अगर आप पेज नंबर 2 पे जाओगे तो वहां पे क्या लिखा हुआ है कि ओनली अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और अ CMA शैल बी अपॉइंटेड एज द और इंटरनल ऑडिटर ऑफ एनी कंपनी. राइट. लेकिन अगर आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सही लगता है तो एनी अदर प्रोफेशनल में ऑल्सो बी अपॉइंटेड एज द चीफ इंटरनल ऑडिटर, मतलब इंटरनल ऑडिटर ऑफ एनी कंपनी. अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सही कैसे लगेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसकी एजुकेशन को देखेंगे, कॉम्पिटेंस को देखेंगे, उसके एक्सपीरियंस को देखेंगे, उसके एक्सपर्टीज को देखेंगे. यहां पे अगर हम अपने गिवन सिनेरियो के अंदर देखें तो आपके मिस्टर प्रतीक के पास 25 साल के एक्सपीरियंस है, वो लॉ के अंदर पोस्ट ग्रेजुएट है और उसका एक्सपीरियंस ऑडिट के फील्ड में ही है. तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अगर सही लगता है तो सच अदर प्रोफेशनल जो सीए नहीं है, जो सीएमए नहीं है, उसको भी अपॉइंट किया जा सकता है एज द इंटरनल ऑडिटर. तो यहां पे मिस्टर प्रतीक को अपॉइंट कर सकते हैं आपकी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एज द चीफ इंटरनल ऑडिटर ऑफ दिस कंपनी. ये तुम्हारा आंसर बनेगा. ठीक है. तो अगर तुम पेज नंबर 2 पे जाओगे, यहां पे कंसेप्ट है हु कैन बी अपॉइंटेड एज एन इंटरनल ऑडिटर. यहां पे ये प्रोविजन लिखी हुई है कि सेक्शन नंबर 138 कहता है कि इंटरनल ऑडिटर शेल आइदर बी अ सीए, या तो चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए या वो होना चाहिए कॉस्ट अकाउंटेंट, चाहे वो प्रैक्टिस में है चाहे वो प्रैक्टिस में नहीं है. लेकिन इसके साथ साथ यहां पे क्या लिखा हुआ है, और सच अदर प्रोफेशनल. कौन सा प्रोफेशनल, एज में बी डिसाइडेड बाय बोर्ड. तो अगर किसी और प्रोफेशनल को बोर्ड डिसाइड करता है टू अपॉइंट एज द इंटरनल ऑडिटर ऑफ अ कंपनी तो वो भी आपकी कंपनी का इंटरनल ऑडिटर बन सकता है.
समझ में आया? अब यही प्रोविजन यहां पे लिखी है, कहता है वही दोबारा से लिखा हुआ है, एज पर द सेक्शन नंबर 138 ऑफ द कंपनीज एक्ट इंटरनल ऑडिटर शैल, मतलब ये मैंडेटरी है, या तो वो सीए हो या तो कॉस्ट अकाउंटेंट हो, प्रैक्टिस में है प्रैक्टिस में नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, या फिर सच अदर प्रोफेशनल एज में बी डिसाइडेड बाय बोर्ड टू कंडक्ट एन इंटरनल ऑडिट ऑफ द फंक्शन एंड एक्टिविटीज ऑफ द कंपनी। गिवन सिनेरियो में क्या है, द बोर्ड कैन अपॉइंट एनी प्रोफेशनल एज में बी डिसाइडेड बाय इट, मतलब ऊपर आपने देखा ना कि कोई भी प्रोफेशनल को आपकी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट कर सकते हैं अपना इंटरनल ऑडिटर। एप्लीकेंट इन द क्वेश्चन इज अ लो पोस्ट ग्रेजुएट, हमारे गिवन सिनेरियो में क्या है कि जो आपका एप्लीकेंट है मतलब मिस्टर प्रतीक, वो पोस्ट ग्रेजुएट है लॉ के अंदर और उसके पास 25 साल का एक्सपीरियंस है। ही स्पेंट 25 years ऑफ हिज करियर ऑडिट के फील्ड में, दैट इज इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस, देयरफॉर he has got the necessary experience, उसके पास एक्सपीरियंस है और वो लॉ की उसकी डिग्री है वो भी पोस्ट ग्रेजुएट की, तो उसके पास स्किल है which is required for the said vacancy, therefore board would be in a position to appoint such a competent and experienced person in the field of auditing as its chief internal auditor। तो कहते हैं कि बोर्ड इस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट कर सकते हैं मिस्टर प्रतीक को एज द चीफ इंटरनल ऑडिटर ऑफ दिस कंपनी। ये तुम्हारा आंसर बनेगा, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है दैट सीए देवा इज एन इंटरनल ऑडिटर ऑफ अ लिस्टेड कंपनी। ओके, सीए देवा इंटरनल ऑडिटर है किसी लिस्टेड कंपनी की। कंपनी वांट्स टू मेक श्योर दैट इट इज इन कंप्लायंस विद द सेबी रिक्वायरमेंट एट ऑल टाइम्स एंड इट इज नेवर ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ लॉ। कंपनी सोच रही है कि मेरे ऊपर जो भी सेबी की रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल होती है, जो भी सेबी की रेगुलेशन मेरे ऊपर एप्लीकेबल होती है, मैं उसके साथ कंप्लाई करना चाहती हूं हमेशा, मैं कभी भी लॉ का नॉन कंप्लायंस नहीं करना चाहती। तो अच्छी बात है। आगे कहता है इट आस्क इट्स इंटरनल ऑडिटर, प्रॉब्लम क्या हो रही है, आपकी ये कंपनी सीए देवा जो कि इस कंपनी की इंटरनल ऑडिटर है उससे पूछती है कि तू मैनेज कर मेरे कंप्लायंस ट्रैकिंग सिस्टम को इंक्लूडिंग डायरेक्टली कोरस्पॉन्डिंग विद रेगुलेटर इन दिस रिगार्ड, मतलब तू इंश्योर कर कि मैं सेबी की रिक्वायरमेंट का नॉन कंप्लायंस नहीं कर रही हूं। अगर मुझे सेबी दैट इज रेगुलेटर इसके साथ कोई कोरस्पॉन्डेंस करनी है, कोई कम्युनिकेशन करनी है, तो तू कर मेरे बिहाफ से, मतलब ये अपने इंटरनल ऑडिटर को कहते हैं कि तू मेरे कंप्लायंस को इंश्योर कर। Profile and scope of internal audit agreed at the time of appointment included compliance with the laws and regulation। राइट, तो कहते हैं कि जब हमने आपको साइन किया एज एन इंटरनल ऑडिटर तो आपके स्कोप में यह भी अग्री हुआ था कि आप कंप्लायंस को इंश्योर करोगे विद द लॉज एंड रेगुलेशन। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कैन ही परफॉर्म, मतलब कैन योर इंटरनल ऑडिटर परफॉर्म सच टाइप ऑफ एक्टिविटीज इन द कैपेसिटी ऑफ इंटरनल ऑडिटर ऑफ अ कंपनी। तो क्या कंप्लायंस को इंश्योर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके इंटरनल ऑडिटर की है या कंपनी की मैनेजमेंट की है? तो आंसर क्या है इसका, कंपनी की मैनेजमेंट की है। इंटरनल ऑडिटर का काम सिर्फ इतना सा है कि वो ऑडिट करेगा और इस चीज को चेक करेगा कि क्या आपकी कंपनी की मैनेजमेंट लॉ एंड रेगुलेशन से कंप्लाई कर रही है या उसने कंप्लाई नहीं किया। उसका काम आपकी कंप्लायंस को देखना नहीं है, वो तुम्हारे रेगुलेटर के साथ कोरेस्पोंडेंस नहीं करेगा, वो तुम्हारे लिए कंप्लायंस फ्रेमवर्क नहीं बनाने वाला है। तो यहां पे ये जो सीए देवा है इस टाइप की एक्टिविटीज को परफॉर्म नहीं करेगी। समझ में आया? ये तुम्हारा आंसर है। पढ़ देती हूं यहां से, कहता है द इंटरनल ऑडिटर डज नॉट अज्यूम एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मैनेज और ऑपरेट द कंप्लायंस फ्रेमवर्क और टू टेक कंप्लायंस रिलेटेड डिसीजन। तो कंपनी का इंटरनल ऑडिटर आपके कंप्लायंस को मैनेज नहीं करेगा, राइट, उसको ऑपरेट नहीं करेगा या उससे रिलेटेड कोई भी डिसीजन कंपनी का ऑडिटर नहीं लेगा। It is not the responsibility of internal auditor to execute compliance related risk or resolve compliance related risk that is engaging directly with the regulator। मतलब एक कंपनी की मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर कोई रिस्क अराइज हो रहा है नॉन कंप्लायंस का वो उसको मैनेज करे, राइट, वो कम्युनिकेट करे रेगुलेटर के साथ। इंटरनल ऑडिटर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ऑल्दो इंटरनल ऑडिटर इंडिपेंडेंस अश्योरेंस तो प्रोवाइड करता है, मतलब वो ये इंश्योर तो करता है ना, वो ये चेक तो करता है ना कि क्या आपकी एंटिटी, आपके जो भी लॉज एंड रेगुलेशन उस एंटिटी के ऊपर एप्लीकेबल हो रहे हैं, क्या कंपनी की मैनेजमेंट उसके साथ कंप्लाई कर रही है या नहीं कर रही है। तो वो इंडिपेंडेंट अश्योरेंस प्रोवाइड करता है ताकि गवर्नेंस को इंश्योर किया जा सके, टू
टू एनहेंस द गवर्नेंस विच इंक्लूड्स कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन। अरे ये तो हमारा एक्सटर्नल ऑडिटर, दैट मींस स्टैट्यूटरी ऑडिटर भी देखते हैं ना एज पर एसए नंबर 250, लेकिन हमने तो वहां पे भी इस चीज को अंडरस्टैंड किया था क्या कि मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है लॉज एंड रेगुलेशन से कंप्लाई करने की, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, सिर्फ असेस करने की, चेक करने की, इवेलुएट करने की कि जो लॉज जो रेगुलेशन आपके एंटिटी के ऊपर एप्लीकेबल हो रहे हैं क्या आपकी मैनेजमेंट ने उसका कंप्लाई किया या नहीं किया। ठीक है, तो इंटरनल ऑडिटर भी असेसमेंट करेगा, एक वो इंडिपेंडेंट एश्योरेंस प्रोवाइड करेगा ताकि गवर्नेंस इंश्योर हो सके। उसकी कोई ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कंप्लायंस फ्रेमवर्क को लेकर, वो आपके कंप्लायंस फ्रेमवर्क को मैनेज नहीं करेगा, उसको ऑपरेट नहीं करेगा, कंप्लायंसेस को लेकर कोई डिसीजन नहीं लेगा, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होगी मैनेजमेंट की। देयरफॉर he is responsible for auditing। CA देवा इंटरनल ऑडिटर इन दिस केस वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर ऑडिटिंग द कंप्लायंस फ्रेमवर्क एंड नॉट मैनेजिंग इट। मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की है। सिमिलरली ही डज नॉट एक्सेप्ट कंप्लायंस रिलेटेड रिस्क लाइक डायरेक्टली इंगेजिंग विद रेगुलेटर, ना ही वो कोई कोरस्पोंडेंस करेगा रेगुलेटर के साथ, सेबी के साथ। तो ये जो आपकी मैनेजमेंट उससे एक्सपेक्टेशन रख रही है वो एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट की गलत है। ठीक है, तो ये आपके इंटरनल ऑडिटर के स्कोप के ऊपर एक क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 ये कहीं ना कहीं आपके एसए नंबर 610 की अंडरस्टैंडिंग के ऊपर क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कहता है अप डाउन लिमिटेड इज इन डोल्ड्रम सिंस लास्ट 2 years। मतलब कुछ तो प्रॉब्लम चल रही है आपकी कंपनी के अंदर, इसका नाम ही अप डाउन लिमिटेड कंपनी है। कहता है द डिमांड फॉर इट्स प्रोडक्ट हैज डिक्लाइंड ड्रास्टिकली। आपके कंपनी की प्रोडक्ट की डिमांड गिरती ही जा रही है, ड्रास्टिकली डिक्लाइन हो गई है। द स्टैट्यूटरी ऑडिटर इज ऑफ द व्यू दैट सिचुएशन हैज पुट इनटू क्वेश्चन गोइंग कंसर्न अजम्पशन ऑफ द कंपनी। अब स्टैट्यूटरी ऑडिटर कंपनी के जो हैं उनको लगता है कि आपकी एंटिटी अभी कंटिन्यू नहीं कर पाएगी एज अ गोइंग कंसर्न इन द फ्यूचर। मतलब उसके सर्वाइवल के ऊपर एक क्वेश्चन है। Its internal auditor has helped management in devising a strategy to deal with such risk and come out of the situation। अब आपको पता है कि मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है गोइंग कंसर्न की असेसमेंट करने की। ये हमने कहां पे पढ़ा था, एसए नंबर 570 में। मतलब मैनेजमेंट एसेस करती है कि क्या वो सर्वाइव कर पाएगी फ्यूचर में, एंड अकॉर्डिंगली वो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को या तो गोइंग कंसर्न के बेसिस पे बनाती है तो नहीं बनाती है। ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, मैनेजमेंट की गई इस असेसमेंट की चेकिंग करने की, राइट। और अगर कोई अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है विच इज कास्टिंग अ सिग्निफिकेंट डाउट ओवर द एबिलिटी ऑफ द एंटिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न इन फ्यूचर, इन दैट सिचुएशन क्या करना पड़ता है, आपकी मैनेजमेंट को एक प्लान बताना पड़ता है कि अगर मैं अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को गोइंग कंसर्न पे बेसिस पे बना रही हूं, इन दैट सिचुएशन जहां पे एक मटीरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है, तो मेरा फ्यूचर का सर्वाइवल का प्लान क्या है। यहां पे क्वेश्चन कहता है कि आपके गोइंग कंसर्न के ऊपर यहां पे खतरा दिखाई दे रहा है क्योंकि कंपनी के जो प्रोडक्ट की डिमांड है वो डिक्लाइन हो गई है ड्रास्टिकली। अगर डिमांड नहीं है तो सेल नहीं होगी, सेल नहीं होगी तो प्रॉफिट नहीं होगा। मतलब कंपनी के सर्वाइवल पे यहां पे क्वेश्चन मार्क है। आपकी कंपनी ने जो अपना सर्वाइवल का प्लान बताया है उस प्लान को बनाने के लिए आपकी कंपनी के इंटरनल ऑडिटर ने हेल्प करी है। समझ में आ गया। आगे कहता है द प्लान इंक्लूड्स वेंचरिंग इनटू डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन। प्लान क्या है सर्वाइवल का कि हम डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन में जाएंगे। मतलब हमारे प्रोडक्ट ए की डिमांड गिर गई है ना, तो हम प्रोडक्ट बी में जाएंगे यूजिंग द सेम प्लांट। हम सेम प्लांट को यूज करेंगे विद माइनर मॉडिफिकेशन, थोड़ा मोटा उसके अंदर चेंज करेंगे, सेम प्लांट को यूज करके हम डिफरेंट प्रोडक्ट बनाएंगे। फर्दर इंटरनल ऑडिटर हैज आल्सो प्रिपेयर्ड एस्टिमेट्स ऑफ रेवेन्यू जनरेशन। और आपकी कंपनी के जो इंटरनल ऑडिटर हैं उन्होंने कितना रेवेन्यू जनरेट होगा इस नए प्रोडक्ट से उसका एस्टिमेट भी बनाया है अलोंग विद द कैश फ्लो, और कैश फ्लोज भी बनाए हैं। कैन क्वेश्चन ये है, कैन स्टैट्यूटरी ऑडिटर, मतलब आप
स्टैच्यूटरी ऑडिटर आप हो, कैन स्टैच्यूटरी ऑडिटर प्लेस टोटल पूरा भरोसा प्लेस कर ले ऑन द वर्क विच इज परफॉर्म्ड बाय इंटरनल ऑडिटर इन दिस रिगार्ड। क्वेश्चन पूछ रहा है क्या स्टैच्यूटरी ऑडिटर इंटरनल ऑडिटर के किए हुए काम को यूज कर सकता है या नहीं कर सकता है, ये तुम्हारा क्वेश्चन है। अब आप मुझे बताओ, जब ऑडिटर असेसमेंट करेगा गोइंग कंसर्न की, जो आपकी मैनेजमेंट ने गोइंग कंसर्न की असेसमेंट करी है, जब वो उसकी असेसमेंट करेगा कि क्या वो सही है या नहीं, तो आपका ऑडिटर भी तो जजमेंट लेगा ना, राइट। तो जजमेंट जहां पे ज्यादा इन्वॉल्व होती है, क्या उस एरिया के अंदर आपको इंटरनल ऑडिटर के किए हुए काम के ऊपर रिलायंस प्लेस करना चाहिए, टोटल रिलायंस प्लेस करना चाहिए, या आपके स्टैच्यूटरी ऑडिटर को यह कोशिश करनी चाहिए कि उस एरिया में वो खुद काम करे। हमने इसको कहां पे अंडरस्टैंड किया था, एसे नंबर 610 में हमने इसको अंडरस्टैंड किया था कि आपका ऑडिटर जहां पे भी उसको ज्यादा जजमेंट लेनी पड़ती है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट, वहां पे उसको खुद सिग्निफिकेंटली इन्वॉल्व होना चाहिए काम के अंदर, ना कि वो इंटरनल ऑडिटर के किए हुए काम को वहां पे यूज करें। तो इस गिवन सिचुएशन के अंदर जो काम इंटरनल ऑडिटर ने परफॉर्म किया है उसके ऊपर आपके स्टैच्यूटरी ऑडिटर को भरोसा नहीं करना चाहिए। समझ में आया, यही तुम्हारा आंसर बनेगा। कहता है द ग्रेटर द जजमेंट नीडेड टू बी एक्सरसाइज्ड इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग द ऑडिट प्रोसीजर एंड इवेल्युएटिंग द ऑडिट एविडेंस, जितनी ज्यादा जजमेंट ऑडिटर को लेनी पड़ेगी, ऑडिटर कौन, एक्सटर्नल ऑडिटर, ताकि वो अपने काम की ताकि वो अपने काम की प्रॉपर प्लानिंग कर सके, काम को परफॉर्म करने के लिए, अपने ऑडिट प्रोसीजर को परफॉर्म करने के लिए जो भी उसने ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करे उनसे जो एविडेंसेस मिले उनकी इवेल्युएशन करने के लिए एक्सटर्नल ऑडिटर विल नीड टू परफॉर्म मोर प्रोसीजर डायरेक्टली। मतलब प्लानिंग के टाइम पे अगर उसको ज्यादा जजमेंट लेनी पड़ रही है, या जब वो अपने ऑडिट प्रोसीजर को परफॉर्म कर रहा है उसको ज्यादा जजमेंट लेनी पड़ रही है, या जो उसको एविडेंसेस मिले उन एविडेंसेस की इवेल्युएशन के लिए जितनी ज्यादा जजमेंट उसको लेनी पड़ेगी, वहां पे एक्सटर्नल ऑडिटर को अपना काम खुद करना चाहिए, डायरेक्टली करना चाहिए, बिकॉज यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन अलोन विल नॉट प्रोवाइड द एक्सटर्नल ऑडिटर विद सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस, राइट। एप्रोप्रिएट यूज ऑफ गोइंग कंसर्न असम्पशन, ऐसे नंबर 570 में ऑडिटर क्या करता है, वो असेस करता है कि क्या आपकी मैनेजमेंट ने जो गोइंग कंसर्न असम्पशन का यूज किया है इन द प्रिपरेशन ऑफ इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो सही है या नहीं, वो एप्रोप्रिएट है या नहीं। तो इस एरिया में भी ऑडिटर को जजमेंट ज्यादा लेनी पड़ती है, क्योंकि वो आपकी मैनेजमेंट के प्लान को अंडरस्टैंड करेगा, उसके कैश फ्लोज को देखेगा, राइट। तो जहां पे ज्यादा जजमेंट इन्वॉल्व है वहां पे वो इंटरनल ऑडिटर के काम को यूज नहीं करेगा। तो कहते हैं द एप्रोप्रिएट यूज ऑफ गोइंग कंसर्न असम्पशन रिक्वायर्स सिग्निफिकेंट जजमेंट ऑन द पार्ट ऑफ स्टैच्यूटरी ऑडिटर, देयरफॉर स्टैच्यूटरी ऑडिटर कैन नॉट प्लेस टोटल रिलायंस ऑन द इंटरनल ऑडिटर्स वर्क इन दिस रिगार्ड एंड ही शुड परफॉर्म मोर प्रोसीजर डायरेक्टली। तो उसको ज्यादा काम अपने आप करना चाहिए। ये क्वेश्चन कहां से आया, ऐसे नंबर 610 से। अगर तुम जाके देखोगे ना वहां पे हमने इसको अंडरस्टैंड किया हुआ है कि किस किस एरिया में एक्सटर्नल, किस किस सिचुएशन में एक्सटर्नल ऑडिटर को इंटरनल ऑडिटर के काम को यूज नहीं करना चाहिए, उस कंसेप्ट से क्वेश्चन है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये क्वेश्चन बहुत ही बेसिक अंडरस्टैंडिंग के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। मतलब क्वेश्चन कहता है द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एक्स लिमिटेड इज कंसर्न्ड अबाउट हाई एम्प्लॉय एट्रिएशन रेट इन हिज कंपनी। तो एम्प्लॉइज जा रहे हैं आपकी कंपनी को छोड़कर और आपकी कंपनी का एमडी इस चीज को लेकर काफी वरीड है। एज द इंटरनल ऑडिटर ऑफ द कंपनी ही रिक्वेस्ट यू टू एनालाइज द कॉजेस फॉर द सेम। अब आपकी कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर कहते हैं कि आप इस कंपनी के इंटरनल ऑडिटर हो ना, तो आप एनालाइज करो कि क्यों छोड़ के जा रहे हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन इतना सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछता है कि क्या क्या वो फैक्टर्स हो सकते हैं जो मोटिवेट कर रहे हैं आपके एम्प्लॉइज को कि वो आपकी कंपनी को छोड़ के जा रहे हैं। मतलब किन किन रीजंस की वजह से आपके एम्प्लॉइज कंपनी को छोड़ सकते हैं। तो ये बहुत ही बेसिक अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन है। मतलब जैसे कि जॉब का स्ट्रेस है, इस वजह से वो छोड़ के जा रहे हैं। वर्क लाइफ का इम्बैलेंस है, तुम 24 घंटे उनसे काम करा रहे हो, उनकी वर्क लाइफ में कोई बैलेंस नहीं है, राइट। तो ये भी एक रीजन हो सकता है। मैनेजमेंट की जो पॉलिसीज हैं वो पॉलिसीज गलत पॉलिसीज हैं, अनबिहेवियरेबल बिहेवियर है आपके सीनियर स्टाफ का, मतलब वो जूनियर्स को कुछ समझते ही नहीं है।
सेफ्टी फैक्टर्स हैं, आप अपने एम्प्लॉइज को प्रॉपर सेफ्टी नहीं प्रोवाइड कर रहे, वो अनहेल्दी इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं, लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज है प्रमोशन के लिए, वो काम करे जा रहे हैं बट उनका प्रमोशन नहीं होता, जितनी उनकी एक्सपेक्टेशंस है उतना उनका प्रमोशन नहीं हो रहा, लो मॉनेटरी बेनिफिट है, उनको लगता है कि यार मुझे इस पोजीशन, जितना मेरा एक्सपीरियंस है और जो मेरी पोजीशन है, इससे बेटर पैकेज मुझे कहीं और मिल सकता है, लैक ऑफ लेबर वेलफेयर स्कीम्स, आप अपने लेबर के वेलफेयर के लिए कोई स्कीम्स नहीं आपकी, आप उनके वेलफेयर के लिए कोई प्रोग्राम्स नहीं चला रहे हो, उनको ट्रेनिंग्स नहीं दे रहे हो, राइट। तो ये सारी चीजें आपको कंट्रीब्यूट करती है आपके एम्प्लॉइज को कि वो कंपनी को छोड़ के जाए। आगे कहते हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन के पास प्रॉपरली क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड पर्सोनल नहीं है फॉर द वेरियस लेवल ऑफ द वर्क, राइट। तो भी वो आपकी कंपनी को छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि अगर उनके पास अलग अलग लेवल के लिए क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस्ड पर्सोनल नहीं तो वो खुद भी ग्रो नहीं कर पाएंगे, राइट। एंड नंबर ऑफ पीपल विच आर एम्प्लॉयड एट वेरियस वर्क सेंटर एक्सेसिव है या इनएडुकेट है, मतलब आपके जितना स्टाफ चाहिए उतना स्टाफ नहीं है, तो मतलब उनके ऊपर ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है, या एक्सेसिव स्टाफ है, मतलब उनको काम करने को नहीं मिल रहा, तो वो ऐसे आते हैं बैठ के चले जाते हैं, तो भी उनको मजा नहीं आएगा काम करने में, आपकी ऑर्गेनाइजेशन उनको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं प्रोवाइड करी। तो ये सारे के सारे रीजंस क्या होते हैं जिसकी वजह से आपका एम्प्लॉय जॉब को छोड़ के जा सकता है। तो मैंने क्या बोला, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग के ऊपर क्वेश्चन है, तो ऑडिटर इन सारे फैक्टर्स को कंसीडर करेगा ये इवेलुएट करने के लिए कि हाँ किन किन रीजंस की वजह से आपकी इस ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज है वो जॉब को छोड़ के जा रहे हैं। इतना आसान क्वेश्चन शायद इंस्टीट्यूट नहीं पूछेगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। JKT प्राइवेट लिमिटेड हैविंग 40 लाख पेड अप कैपिटल। अच्छा, तो आपकी JKT, एक तो देखो ये क्या है, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ओके, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इसकी पेड अप कैपिटल कितनी है, 40 लाख है, एंड 9.50 करोड़ रिजर्व्स हैं इसके, टर्नओवर दी हुई है पिछले लास्ट 3 कंसेक्यूटिव फाइनेंशियल ईयर्स की, इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर की अंडर द ऑडिट बीइंग 49 करोड़, 145 करोड़ एंड 260 करोड़, राइट। आपको जब टर्नओवर का आप क्राइटेरिया देखते हो फॉर द प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, तो आपको सिर्फ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का क्राइटेरिया देखना पड़ता है, तो आपका फोकस 260 करोड़ के ऊपर होगा, बट इट इज नॉट हैव एनी इंटरनल ऑडिट सिस्टम, इसके लिए मैंडेटरी है। क्यों, देखो आपकी यहां पे प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर की टर्नओवर कितनी है, 260 करोड़ है, राइट। तो यहां पे इसके लिए मैंडेटरी है इंटरनल ऑडिटर को अपॉइंट करना, बट आपकी इस कंपनी के पास कोई भी इंटरनल ऑडिट सिस्टम नहीं है। इन द व्यू ऑफ द मैनेजमेंट को ऐसे लगता है कि ऐसी कंपनी के लिए इंटरनल ऑडिटर का अपॉइंट करना, इंटरनल ऑडिट सिस्टम का होना इज नॉट मैंडेटरी। आपसे ये पूछ रहा है कि क्या ये मैंडेटरी है या नहीं, तो पेज नंबर 1 पे जो सेक्शन नंबर 138 की रिक्वायरमेंट एप्लीकेबिलिटी की कि किन किन कंपनी के ऊपर इंटरनल ऑडिटर को अपॉइंट करने की एप्लीकेबिलिटी आती है, ये आपका आंसर बनेगा। यहाँ पे आपकी कंपनी क्या है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, तो यहाँ पे जो लिमिट लिखी हुई है वो प्राइवेट कंपनी वाली ही लिखी हुई है। तो कहते हैं एज पर द सेक्शन नंबर 138 ऑफ द कंपनीज एक्ट, जिसको आप पढ़ते हो विद द रूल नंबर 13 ऑफ द ऑडिट एंड ऑडिटर्स रूल 2014, क्या है, एवरी प्राइवेट कंपनी शेल, मैंडेटरी है हर एक प्राइवेट कंपनी के लिए कि उसको एक इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करना है या एक फर्म ऑफ इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करनी है। कब, अगर उसकी टर्नओवर है 200 करोड़ और मोर। कब देखनी है आपको ये टर्नओवर, ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। आपके केस में इसकी टर्नओवर कितनी है, 260 करोड़, मतलब 200 करोड़ और मोर आपकी लिमिट है, तो उससे ज्यादा है ये। तो इस केस में इस कंपनी के लिए मैंडेटरी है कि इस कंपनी को अपॉइंट करना पड़ेगा इंटरनल ऑडिटर या फर्म ऑफ इंटरनल ऑडिटर, राइट। अगर इसके आउटस्टैंडिंग लोन और बोरोइंग किसी बैंक और पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से एक्सीड करते हैं 100 करोड़ और मोर, ये आप देखोगे एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। अब यहाँ पे लोन और बोरोइंग की कंडीशन तो आपके क्वेश्चन में है नहीं, यहाँ पे जो कंडीशन एप्लीकेबल हो रही है वो है टर्नओवर की, तो उसके बेसिस पे इस कंपनी के लिए मैंडेटरी है कि कंपनी को इंटरनल ऑडिट फंक्शन इस कंपनी के अंदर होना चाहिए। इस कंपनी को एक इंटरनल ऑडिटर को अपॉइंट करना पड़ेगा या फर्म ऑफ इंटरनल ऑडिटर्स को अपॉइंट करना पड़ेगा। तो कंक्लूजन क्या है कि इन दिस गिवन केस ये जो आपकी कंपनी है इसकी टर्नओवर है 260 करोड़ की, और आप कब देख रहे हो, ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर विच इज मोर देन 200 करोड़ रुपए। हैंस कंपनी के ऊपर स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट आती है। स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट मतलब सेक्शन नंबर 138 का जो कंपनीज एक्ट है वो स्टैच्यू इसके ऊपर रिक्वायरमेंट डाल रहा है कि आपकी इस कंपनी को अपॉइंट करना पड़ेगा इंटरनल ऑडिटर, एंड मैंडेटरी है इसके लिए कि इसको इंटरनल ऑडिट करानी पड़ेगी। तो ये आपका यहाँ पे आंसर बनेगा। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 6 विच इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर टेस्टिंग अंडरस्टैंडिंग। ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये भी एप्लीकेबिलिटी के ऊपर ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहते हैं एबी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ये भी प्राइवेट कंपनी ही है,
हैविंग आउटस्टैंडिंग लोन, यहाँ पे आप कंडीशन दूसरी देखोगे, वो है आउटस्टैंडिंग लोन एंड बोरोइंग जो इसने ली हुई है बैंक से, एक्सीड करिए 100 करोड़, वॉन्ट्स टू अपॉइंट मिस्टर एक्स जो प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है एज द इंटरनल ऑडिटर। क्या इज द अपॉइंटमेंट ऑफ मिस्टर एक्स वैलिड? ऑफ कोर्स वैलिड है। हमने पहले क्वेश्चन में इस चीज को अंडरस्टैंड किया कि सेक्शन नंबर 138 कहता है कि कोई भी कंपनी जब अपना इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करेगी तो ही शैल आइदर बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और अ कॉस्ट अकाउंटेंट और सच अदर प्रोफेशनल एज मे बी डिसाइडेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। और किस केस में उसके ऊपर एप्लीकेबिलिटी आएगी, ये हमने क्वेश्चन नंबर 5 में देखा कि अगर कोई प्राइवेट कंपनी है या तो आप उसकी टर्नओवर का क्राइटेरिया देखो या तो आप उसकी लोन्स एंड बोरोइंग का क्राइटेरिया देखो। तो यहाँ पे लोन एंड बोरोइंग जो आपकी प्राइवेट कंपनी के हैं फ्रॉम एनी बैंक वो एक्सीड करे 100 करोड़ से, तो यस इसके ऊपर इंटरनल ऑडिटर की रिक्वायरमेंट आएगी। इसके लिए मैंडेटरी है इंटरनल ऑडिट कराना। इंटरनल ऑडिट कराने के लिए ये अपॉइंट करना चाहती है कॉस्ट अकाउंटेंट को। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है, ये तुम्हारा आंसर बनेगा। वही लिखा हुआ है सेक्शन नंबर 138 ऑफ द कंपनीज एक्ट, इंटरनल ऑडिटर शैल आइदर बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और अ कॉस्ट अकाउंटेंट, चाहे प्रैक्टिस में नहीं है, और सच अदर प्रोफेशनल एज मे बी डिसाइडेड बाय द बोर्ड टू कंडक्ट द इंटरनल ऑडिट ऑफ द फंक्शन एंड एक्टिविटीज ऑफ द कंपनी। देयरफॉर अपॉइंटमेंट ऑफ मिस्टर एक्स एज एन इंटरनल ऑडिटर ऑफ दिस कंपनी इज वेरी मच वैलिड। ठीक है, टेस्ट योर नॉलेज का सबसे पहला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल और बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है। कहता है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट। तो आपका कंसेप्ट है पेज नंबर 9 और 10 के ऊपर, वहां पे इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट का कंसेप्ट है जो हमने पढ़ा था, वही आपका आंसर यहां पे बनेगा। राइट, जब बात आती है इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट की तो यहां पे एक स्टैंडर्ड एप्लीकेबल होता है कॉल्ड सिया नंबर 370, दैट इज स्टैंडर्ड ऑन इंटरनल ऑडिट नंबर 370। और यहां पे इस सिया के अंदर लिखा हुआ है कि जो भी इंटरनल ऑडिट के रिजल्ट होते हैं उनको ऑडिटर रिपोर्ट करता है जनरली इन 2 स्टेजेस। सबसे पहले वो बनाता है अपनी इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट और दूसरा वो बनाता है पीरियोडिक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट। इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट बनाई जाती है एट द एंड ऑफ ईच ऑडिट असाइनमेंट। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कि जब ऑडिटर ऑडिट कर रहा है तो वो डिफरेंट एरिया की ऑडिट कर रहा होगा, मतलब उस ऑडिट के अंदर डिफरेंट ऑडिट असाइनमेंट होगी। तो जैसे ही एक एरिया की ऑडिट खत्म हुई, एक ऑडिट असाइनमेंट खत्म हुई, तो ऑडिटर एक इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट बना देगा। राइट, ये रिपोर्ट के अंदर आपका इंटरनल ऑडिटर किन चीजों को इंक्लूड करेगा? जो भी उस इंटरनल ऑडिट असाइनमेंट की ऑब्जर्वेशंस थी, जिस भी मैनर में उसने ऑडिट को कंडक्ट किया, जो भी उसको वहां से सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स मिली। इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट किसको इशू की जाती है? ऑडिटी को इशू की जाती है। इसके साथ साथ जो वहां पे लोकल आपका एग्जीक्यूटिव है उसको इशू की जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप परचेज के एरिया की चेकिंग कर रहे हो तो वहां पे ऑडिटी को तो इशू करेगा ऑडिटर इस रिपोर्ट को, इसके साथ साथ परचेज के हेड को भी इसकी कॉपी इशू की जाएगी। समझ में आया? फिर दूसरी आती है आपकी पीरियोडिक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट। इसके नाम में इसका मतलब है पीरियोडिक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट मतलब क्या? जिस पीरियड के लिए आप इंटरनल ऑडिट को कंडक्ट कर रहे हो, मोस्टली आपकी होती है क्वार्टरली बेसिस पे, तो एट द एंड ऑफ द क्वार्टर, राइट, जो भी आपकी एंटायर ऑडिट की फाइंडिंग्स है एंटिटी एज अ होल की, राइट, जो भी आपने एरिया की चेकिंग करी एंटिटी के अंदर, उन सबकी फाइंडिंग्स को आप इस रिपोर्ट के अंदर इंक्लूड करते हो। ये रिपोर्ट बनाता कौन है? अगर आपका इंटरनल ऑडिटर ऑर्गेनाइजेशन का ही बंदा है तो बनाएगा चीफ इंटरनल ऑडिटर, और अगर आपने किसी एक्सटर्नल फर्म को अपॉइंट किया हुआ है एज दी ऑडिटर तो इन दैट सिचुएशन जो एंगेजमेंट पार्टनर होगा वो अपनी इस रिपोर्ट को बनाएगा। राइट, फिर आपको 2 स्टेजेस बता दिया अपने रिपोर्ट की, फिर आप ये बताओगे कि कौन कौन से आपके एलिमेंट्स होते हैं रिपोर्ट के अंदर। तो एलिमेंट्स आपके नॉर्मली जो किसी भी रिपोर्ट के एलिमेंट होते हैं वो यहां पे आएंगे, जैसे कि ऑब्जेक्टिव क्या है ऑडिट का, स्कोप क्या है, किस अप्रोच को आपके ऑडिटर ने फॉलो किया ऑडिट करते वक्त, एक ही एलिमेंट आ गया। राइट, इसके बाद ऑब्वियसली तुम ये बताओगे कि इस ऑडिट को कंडक्ट किया गया एज पर स्टैंडर्ड। यहां पे स्टैंडर्ड कौन से एप्लीकेबल हो जाएंगे? स्टैंडर्ड्स ऑन इंटरनल ऑडिट। तो जो आपके एलिमेंट्स आप नॉर्मली ऑडिट के अंदर इंक्लूड करते हो ना, तो वो यहां पे भी आएंगे। तो आपको इस वे से अपने आंसर को लिखना है। यहां पे जो आंसर लिखा हुआ है ना वो बिल्कुल सेम है जो आपकी बुक के अंदर लिखा हुआ है, लेकिन मैं यहां से नहीं पढ़ रही, मैं आपकी बुक से पढ़ रही हूं, पेज नंबर 9 और पेज नंबर 10 से। इसका एक सिंपल सा रीजन है, बेटर प्रेजेंटेशन है बुक के अंदर। आपके इंस्टीट्यूट की प्रेजेंटेशन थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है,
जो बच्चा इसको YouTube पे देखने वाला है वो वहां से उस आंसर को रेफर कर सकता है, उसको सेम ही पॉइंट्स मिलेंगे जो पॉइंट्स यहाँ पे हैं, कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा। ठीक है, कंसेप्ट क्या आपका इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट का, इसके ऊपर आपको क्या लिखना है, शॉर्ट नोट लिखना है। और मैंने आपको क्या बताया, ऑडिटर अपने रिजल्ट की रिपोर्टिंग 2 स्टेजेस में करेगा, ऐसा कौन कहता है, CR नंबर 370। सबसे पहले वो क्या बनाएगा, इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट, ये क्या होगी आपकी स्टेज नंबर 1। और ये कब बनाई जाती है, इट इज प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द पर्टिकुलर ऑडिट असाइनमेंट। ऑडिटर क्या बनाएगा, एक इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट, और इसके अंदर वो कवर क्या करता है, कोई स्पेसिफिक एरिया, कोई फंक्शन, जैसे परचेज का फंक्शन हो गया, और पार्ट ऑफ द एंटिटी। इसको बनाता कौन है, इंटरनल ऑडिटर बनाता है। वो हाईलाइट क्या करता है इस रिपोर्ट के अंदर, जो भी उसकी की ऑब्जर्वेशन उसको मिली फ्रॉम दैट पर्टिकुलर असाइनमेंट। इस रिपोर्ट के साथ वो अपनी डिटेल भी इंक्लूड करता है कि किस मैनर में इस असाइनमेंट को कंडक्ट किया गया और उसकी फाइंडिंग्स क्या है। यहां पे ये रिपोर्ट किसको इशू की जाती है, ऑडिटर को इशू की जाती है। इसके साथ साथ जो भी रिपोर्ट की कॉपी होती है वो इशू की जाती है, वो शेयर की जाती है विद द लोकल एंड एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट एज अग्रीड ड्यूरिंग द प्लानिंग फेज, जैसे कि परचेज का हेड हो गया। दूसरी स्टेज की आपकी रिपोर्टिंग की, दैट इज पीरियोडिक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट। आप इसको कैसे बनाते हो, ऑन अ पीरियोडिक बेसिस, दैट इज एट द एंड ऑफ अ प्लान क्लोज पीरियड। जैसे कि अगर आप क्वार्टर बेसिस पे अपनी रिपोर्टिंग कर रहे हो तो क्वार्टरली बेसिस पे रिपोर्ट बनेगी। ये कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट होती है, राइट, एंड इट कवर्स ऑल द इंटरनल ऑडिट एक्टिविटीज कवरिंग द एंटिटी एंड प्लान पीरियड। इसको बनाता कौन है, इट इज प्रिपेयर्ड बाय द चीफ इंटरनल ऑडिटर। और अगर आप बाहर से आपने सर्विस ली है, आपने एक्सटर्नल सर्विस प्रोवाइडर से अपनी ऑडिट करा रहे हो, इन दैट सिचुएशन एंगेजमेंट पार्टनर इसे बनाता है। इस टाइप की रिपोर्टिंग को आप जनरली करते हो क्वार्टरली बेसिस पे। इसकी सबमिशन किसको होती है, इट इज सबमिटेड टू द हाईएस्ट गवर्निंग अथॉरिटी, मतलब जो गवर्न करती है आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंटरनल ऑडिट के फंक्शन को, और ये होती है मोस्टली आपकी ऑडिट कमेटी। और कुछ जो पार्ट आपके ऊपर इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट के होते हैं, उन कुछ पार्ट आपकी इस रिपोर्ट का भी हिस्सा बनते हैं। कैसे, आप कॉमन सेंस है ना, आप कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट के अंदर तो आप पूरी ऑर्गेनाइजेशन को कवर करोगे, एंड जो आपका ऑडिटर इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट बना रहा है उस पे आप उस रिपोर्ट के अंदर आप किसी एक पर्टिकुलर ऑडिट असाइनमेंट के ऊपर बात कर रहे हो, मतलब किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन के ऊपर आप रिपोर्टिंग कर रहे हो। तो परचेज का जो फंक्शन होगा वो आपकी एंटायर एंटिटी का ही हिस्सा है। तो कहते हैं सम ऑफ द पार्ट ऑफ द aforementioned internal audit report may also form part of the periodic report which is shared with the audit committee। ठीक है, तो ये तुम्हारा यहाँ पे 2 स्टेजेस होगी। तीसरी बात तुम्हें यहाँ पे क्या लिखनी है, व्हाट आर द एलिमेंट ऑफ द रिपोर्ट। तो एलिमेंट वही हो गया, आप एक ओवरव्यू दोगे, ऑब्जेक्टिव क्या था इस ऑडिट को करने का, स्कोप क्या है, अप्रोच क्या फॉलो किया ऑडिटर ने। आप इस फैक्ट को मेंशन करोगे कि इस ऑडिट को कंडक्ट किया गया है एज पर सीआरएस, दैट इज स्टैंडर्ड ऑन इंटरनल ऑडिट। आप एग्जीक्यूटिव समरी भी दे सकता है ऑडिटर अपनी की फाइंडिंग्स की। एंड हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो एक समरी देगा, व्हाट आर द वेरियस करेक्टिव एक्शंस व्हिच नीड्स टू बी टेकन बाय द मैनेजमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन। मतलब जो भी ऑब्जर्वेशन ऑडिटर ने दी, उन ऑब्जर्वेशन को लेकर आपके मैनेजमेंट को क्या करेक्टिव एक्शंस लेनी है, और अगर वो कोई अश्योरेंस प्रोवाइड कर रहा है इस रिपोर्ट के थ्रू तो वो बताएगा किस नेचर की ये एश्योरेंस है। ये तुम्हारा यहाँ पे आंसर बनेगा। अगर अपनी बुक के अंदर आके देखोगे यही लिखा हुआ है, ये सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट में है स्टेज नंबर 1, सेकंड पॉइंट के अंदर है स्टेज नंबर 2, एंड थर्ड ये जो डॉट बनी हुई है ये हैं आपके एलिमेंट्स, ये लिखे हुए आपके की एलिमेंट्स। ठीक है, तो ये तुम्हारा आंसर बनेगा। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 ये आपके ऐसे नंबर 610 के ऊपर क्वेश्चन बेस्ड है। क्वेश्चन कहते हैं आप ना इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बताओ, स्टेट द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट विच टू बी कंसिडर्ड बाय द एक्सटर्नल ऑडिटर इन द इवैल्यूएशन ऑफ द इंटरनल ऑडिट फंक्शन। मतलब आपका एक्सटर्नल ऑडिटर अगर इंटरनल ऑडिट फंक्शन के काम को यूज करना चाहता है या उसको यूज करना चाहता है टू प्रोवाइड द डायरेक्ट असिस्टेंस, तो किन एस्पेक्ट की वो एग्जामिनेशन करेगा। सबसे पहले हमने वहां पे अंडरस्टैंड किया था उसका ऑर्गेनाइजेशनल स्टेटस देखो, उसकी औकात देखो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या है, कितनी इंडिपेंडेंस को वो एंजॉय कर रहा है, राइट। दूसरा उसकी कॉम्पिटेंस देखो, टेक्निकल कॉम्पिटेंस देखो, आप अंडरस्टैंड करो कि उसकी नॉलेज क्या है, एक्सपीरियंस क्या है। फिर तुम इवेलुएट करो कि क्या वो अपने काम को करने के लिए सिस्टमैटिक एंड डिसिप्लिन्ड अप्रोच को फॉलो कर रहा है। तो यही बातें आपको यहां पे लिखनी है। कहते हैं हाँ, दिस इज द इवेल्युएशन ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन बाय द एक्सटर्नल ऑडिटर। कहते हैं एक्सटर्नल ऑडिटर जनरल इवेल्युएशन ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन विल असिस्ट हिम इन डिटरमाइनिंग एक्सटेंट टू विच ही कैन प्लेस रिलायंस ऑन द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर। आपका ऑडिटर जब
एक्सटर्नल ऑडिटर जब इंटरनल ऑडिटर के काम को यूज करने का सोचता है तो वो ये डिसाइड करता है ना कि क्या मैं इसके काम के ऊपर भरोसा कर भी सकता हूं या नहीं कर सकता हूं। तो किस हद तक वो उसके काम के ऊपर भरोसा कर सकता है वो डिपेंड करेगा इन सारे फैक्टर्स के ऊपर। यहाँ पे थोड़ा सा नाम शायद आपको अलग दिख सकते हैं, यहाँ पे जो वर्ड्स यूज है, बट ये आपके ऐसे नंबर 610 के ही सिमिलर पॉइंट है। सबसे पहले कहता है आपका एक्सटर्नल ऑडिटर इन सारे एस्पेक्ट को कंसीडर करेगा। कौन कौन से? नंबर 1 ऑर्गेनाइजेशनल स्टेटस, हिंदी में हम इसको क्या बोलेंगे, उसकी औकात क्या है। अगर वो इंडिपेंडेंट नहीं है, अगर उसकी चलती ही नहीं है इंटरनल ऑडिटर की, तो फिर उसके काम को आपका एक्सटर्नल ऑडिटर यूज नहीं कर सकता। मतलब वो जो भी काम कर रहा है उसकी मैनेजमेंट ही उसको बता रही है, राइट। तो कहते हैं वेदर इंटरनल ऑडिट इज अंडरटेकन बाय एन आउटसाइड एजेंसी और बाय एन इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट विद इन द एंटिटी इटसेल्फ। वही बात होगी ना, तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन में औकात क्या है, तुम्हारी चलती कितनी, तुम कितने इंडिपेंडेंट हो। तो ऑडिटर सबसे पहले पूछेगा कि ये जो इंटरनल ऑडिट फंक्शन है, क्या ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का ही कोई इंप्लॉई है या तुम बाहर से किसी की सर्विस ले रहे हो। अगर तुम बाहर से किसी की सर्विस ले रहे हो तो ज्यादा इंडिपेंडेंस होगी, ठीक है। तो कहते हैं द इंटरनल ऑडिटर रिपोर्ट टू द मैनेजमेंट इन द आइडियल सिचुएशन। क्या होना चाहिए? हिज रिपोर्ट टू द हाईएस्ट लेवल ऑफ द मैनेजमेंट एंड आर फ्री फ्रॉम एनी अदर ऑपरेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो कहते हैं कि जो भी आपका इंटरनल ऑडिटर अपनी रिपोर्ट बनाएगा ना, वो उसका काम सिर्फ होना चाहिए रिपोर्टिंग का, उसके ऊपर कोई भी ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होनी चाहिए। एनी कॉन्स्टेंट और रिस्ट्रिक्शन प्लेस्ड अपॉन हिज वर्क बाय द मैनेजमेंट। अगर मैनेजमेंट उसके काम को कंट्रोल कर रही है, मैनेजमेंट उसके काम के ऊपर रिस्ट्रिक्शन डाल रही है, it should be carefully evaluated by the external auditor. In particular, internal auditor should be free to communicate fully with the external auditor. सिंपल सी बात है, आप उसकी ऑर्गेनाइजेशन स्टेटस को देखो, उसके पास कितनी अथॉरिटी है, कितनी पावर है, कितनी ऑटोनॉमी, कितनी इंडिपेंडेंस है, उसको इवेल्युएट करो, राइट। आगे कहते हैं स्कोप ऑफ फंक्शन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक्सटर्नल ऑडिटर इंटरनल ऑडिटर के काम को यूज करना चाहता है, उसके किए हुए काम के ऊपर रिलायंस प्लेस करना चाहता है, उसका स्कोप उसको पता होना चाहिए ना। तो कहते हैं द एक्सटर्नल ऑडिटर शुड असर्टेन द नेचर एंड डेप्थ ऑफ द कवरेज ऑफ द असाइनमेंट विच द इंटरनल ऑडिटर डिस्चार्ज फॉर द मैनेजमेंट। तो जिस भी एरिया में तुम काम को यूज करने का सोच रहे हो, तो पहले इवेलुएट करो किस नेचर का काम आपका इंटरनल ऑडिटर कर रहा है फॉर योर मैनेजमेंट, एंड उसकी डेप्थ क्या है। He should also ascertain to what extent management consider and where appropriate acts upon the internal auditor recommendation. ऑडिटर ये भी इवेलुएट करेगा कि ये जो इंटरनल ऑडिटर अपनी रिकमेंडेशन देते हैं मैनेजमेंट को, तो मैनेजमेंट कितनी इंप्लीमेंटेशन करती है उनकी, उसके बेसिस पे वो डिसाइड करेगा कि हाँ मुझे इसके काम के ऊपर भरोसा करना चाहिए या उसके काम के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। आगे कहते हैं टेक्निकल कॉम्पिटेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका इंटरनल ऑडिटर जो है उसकी नॉलेज क्या है, कॉम्पिटेंस क्या है। क्या वो सीए है? अगर वो सीए है तो उसके पास टेक्निकल कॉम्पिटेंस ज्यादा होगी, राइट। या क्या वो सिर्फ एक ग्रेजुएट का बंदा है, तो आप उसकी टेक्निकल कॉम्पिटेंस को भी इवेलुएट करोगे। तो कहते हैं एक्सटर्नल ऑडिटर शुड असर्टेन दैट इंटरनल ऑडिट वर्क इज परफॉर्म्ड बाय द पर्सन जिनके पास क्या है, एडुकेटेड टेक्निकल ट्रेनिंग्स है, प्रोफेशंसी है। दिस मे ऑल्सो बी अकम्प्लिश्ड बाय रिव्यूइंग द एक्सपीरियंस एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ द पर्संस हु आर अंडरटेकिंग द इंटरनल ऑडिट वर्क। तो आप देखो कि जो आपका इंटरनल ऑडिटर है उसका एक्सपीरियंस क्या है, कितना एक्सपीरियंस है, किस फील्ड का एक्सपीरियंस है, वो सीए है, वो सीएमए है, वो कौन है, उसका प्रोफेशनल वर्क, उसकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन को आप इवेलुएट करो। फिर कहता है ड्यू प्रोफेशनल केयर, तो ऑडिटर ये भी असर्टेन करेगा कि यार ये जो इंटरनल ऑडिटर है अपने काम को करने के लिए क्या सिस्टमेटिक एंड डिसिप्लिन अप्रोच को फॉलो करता है। मतलब जो भी ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म कर रहा है प्रॉपरली उसकी डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन कर रहा है, प्रॉपर उसका रिव्यू हो रहा है, प्रॉपर वो सुपरवाइज हो रहा है काम, राइट। तो कहते हैं द एक्सटर्नल ऑडिटर शुड असर्टेन वेदर इंटरनल ऑडिट वर्क अपीयर्स टू बी प्रॉपरली planned, properly supervised, properly reviewed and properly documented. An example of the exercise of due professional care by the internal auditor is the existence of adequate ऑडिट मैनुअल्स, ऑडिट प्रोग्राम्स एंड वर्किंग पेपर। कहता है कि हम तब बोल देंगे कि आपका ये इंटरनल ऑडिटर विद ड्यू केयर अपना काम कर रहा है जब हमें दिखाई दे रहा है कि इसने जो भी काम किया इसने प्रॉपर एडुकेट ऑडिट मैनुअल्स मेंटेन किए हुए हैं, ऑडिट प्रोग्राम्स का इसके पास रिकॉर्ड है, वर्किंग पेपर्स इसके पास अवेलेबल है। तो ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन है क्या कि एक्सटर्नल ऑडिटर इंटरनल ऑडिट फंक्शन के काम को यूज करे, ठीक है, काम को यूज करे। हमने ऐसे नंबर 610 में पढ़ा था, वहां पे वर्डिंग्स कैसी थी,
क्या आप उसकी ऑर्गेनाइजेशन स्टेटस को चेक कर लो, उसकी कॉम्पिटेंस को चेक कर लो, क्या उसने अपने काम को करने के लिए सिस्टमेटिक एंड डिसिप्लिन्ड अप्रोच को फॉलो किया, आप ये चेक कर लो। यहां पे कहता है कि क्या एक्सटर्नल ऑडिटर इंटरनल ऑडिट फंक्शन के काम के ऊपर रिलायंस प्लेस कर सकता है, उसके ऊपर भरोसा प्लेस कर सकता है। अगर ऑडिटर उसके काम के ऊपर भरोसा प्लेस कर सकता है या उसको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये किन फैक्टर्स के ऊपर डिटरमाइंड होगा। तो सबसे पहला फैक्टर क्या हो गया, ऑर्गेनाइजेशन स्टेटस। अगर वो इंडिपेंडेंट है, मैनेजमेंट उसकी सुनती है, मैनेजमेंट उसको कंट्रोल नहीं करती है, तो आप उसके काम के ऊपर भरोसा कर सकते हो। दूसरा, स्कोप ऑफ द फंक्शन, उसके काम का स्कोप क्या है, किस नेचर का काम वो कर रहा है, जिस काम को करने के बाद वो जो रिकमेंडेशन प्रोवाइड कर रहा है आपकी मैनेजमेंट को, मैनेजमेंट उनकी इंप्लीमेंटेशन कितनी कर रही है, उसकी टेक्निकल कॉम्पिटेंस कितनी है, नॉलेज कितनी है, एक्सपर्टीज कितनी है, एक्सपीरियंस कितना है, क्या वो किसी प्रोफेशनल बॉडी का मेंबर है, क्या वो सीए है, सीएस है, राइट। तो इस अकॉर्डिंग आप इसकी इवैल्यूएशन करोगे। फिर आता है ड्यू प्रोफेशनल केयर, मतलब अपने काम को करने के लिए क्या वो सिस्टमेटिक एंड डिसिप्लिन्ड अप्रोच को फॉलो कर रहा है, प्रॉपर अपने काम की प्लानिंग करता है, उसका काम प्रॉपरली सुपरवाइज होता है, रिव्यूड होता है, डॉक्यूमेंटेड होता है। ये आपको पॉइंट्स यहां पे लिखने हैं। समझ में आ गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है एबी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हैज आउटस्टैंडिंग लोन्स और बोरोइंग फ्रॉम द बैंक एक्सीडिंग ₹1 करोड़ वांट्स टू अपॉइंट एन इंटरनल ऑडिटर। वांट्स टू अपॉइंट का मतलब क्या, इसको तो करना ही पड़ेगा, ये तो सेक्शन नंबर 138 के रिक्वायरमेंट में कवर हो रही है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, आउटस्टैंडिंग लोन्स और बोरोइंग एक्सीड हो रहे 1 करोड़ से, तो इसके लिए तो मैंडेटरी है, हमने ऊपर पढ़ी थी रिक्वायरमेंट। आपको गाइड करना है, प्लीज गाइड हिम फॉर द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द सेम। तो सबसे पहले आप एप्लीकेबिलिटी वाले पॉइंट लिखोगे, ठीक है, एंड फिर आप ये बताओ कि कौन हो सकता है इंटरनल ऑडिटर। तो दो ये जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछे हुए, एप्लीकेबिलिटी एंड हु कैन बी अपॉइंटेड एज द इंटरनल ऑडिटर, ये दोनों क्वेश्चन हम ऑलरेडी ऊपर कवर कर चुके हैं कि सीए होना चाहिए, सीएस होना चाहिए, सीए होना चाहिए सॉरी, और सीएमए होना चाहिए, और सच अदर प्रोफेशनल एज मे बी डिसाइडेड बाय द बोर्ड। तो ये दोनों क्वेश्चन तो ऑलरेडी ऊपर कवर हो चुके। तीसरा क्वेश्चन, What work would be reviewed by him? आपको इसका स्कोप पूछ रहा है अभी ये कि इंटरनल ऑडिटर का स्कोप क्या होगा। तो देखो इसका आंसर आपको मिलेगा आपकी बुक के पेज नंबर 3 के ऊपर। मैं आपको पेज नंबर 3 के ऊपर लेके जा रही हूं, पेज नंबर 3 के ऊपर आ जाओ यार। ये रहा, रिव्यू ऑफ द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। तो ये सारे एरियाज का रिव्यू करता है आपका इंटरनल ऑडिटर। तो आपको ये 7 पॉइंट लिखने हैं। देखो कोई अगर इन्हीं 7 पॉइंट के नीचे डिस्कशन है बहुत ज्यादा बड़ी, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आपको सिर्फ ये नाम लिख के आने जो यहाँ पे है। अब मैंने जो आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है ना, यहाँ पे मैंने, क्योंकि आपकी इंस्टीट्यूट की जो टेस्ट और नॉलेज है वहां पे सिर्फ रेफरेंस दिए हुए टॉपिक है, वहां पे ऐसा कोई आंसर नहीं लिखा हुआ है। मैंने पूरा का पूरा कंसेप्ट ही कॉपी पेस्ट कर दिया। मतलब क्या है, मतलब ये है कि आपका जो इंटरनल ऑडिटर है कौन से काम को रिव्यू करेगा। आपको सिर्फ 3 क्वेश्चन पूछे ना आपसे 5 नंबर के क्वेश्चन में, तो आपको सिर्फ इनके नाम लिखने में ये कहना चाह रही हूं, जो यहाँ पे हेडिंग्स लिखी हुई है ना कि आपका इंटरनल ऑडिटर रिव्यू करेगा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स को, प्रोसीजर को रिव्यू करेगा, कस्टोडियनशिप एंड सेफगार्डिंग ऑफ एसेट्स को वो रिव्यू करेगा, कंप्लायंस विद पॉलिसीज, प्लान्स, प्रोसीजर। तो ये जो आपके पॉइंट्स लिखे हुए हैं सिर्फ इनकी हेडिंग्स लिखनी है। अगर इंस्टीट्यूट स्पेसिफिकली पूछ रहा है कि जब इंटरनल ऑडिटर रिव्यू कर रहा है कंप्लायंसेस विद पॉलिसीज, प्लान, प्रोसीजर एंड रेगुलेशन, तो उसको किन चीजों की एग्जामिनेशन करनी है, तब आप इनके बीच के पॉइंट लिखोगे। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मतलब यहां पे भले ही मैंने सारे पॉइंट कॉपी पेस्ट करे, आपको ये सारे पॉइंट नहीं लिखने हैं, आपको सिर्फ नाम लिखने। आप बेर मिनिमम यहां पे क्या कर सकते हो, बेर मिनिमम आप ये कर सकते हो कि साथ में एक एक पॉइंट में इनका मतलब एक्सप्लेन कर सकते हो। तो ऐसे आप आंसर की प्रेजेंटेशन करोगे, क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 3 बातें पूछी हुई है, आप इतना बड़ा आंसर नहीं लिख सकते, पॉसिबल ही नहीं है। 3-4 पेजेस का आपका ये आंसर बन जाएगा। समझ रहे हो आपको कैसे आंसर लिखने हैं। तो अब क्या है आपका क्वेश्चन 3 कि किन किन एरिया का रिव्यू करेगा आपका इंटरनल ऑडिटर। सो ऑडिटर शुड रिव्यू नंबर 1 इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एंड प्रोसीजर। मतलब जब ऑडिटर रिव्यू करता है
आपकी एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स को, उसके प्रोसीजर को, तो वो क्या रिव्यू करता है? आप मुझे बताओ, एसए नंबर 315 में अगर मैं एक्सटर्नल ऑडिटर की बात करूं तो वो क्या रिव्यू करता है? तो वो रिव्यू करता है कि किस टाइप के कंट्रोल्स हैं, उनकी डिजाइनिंग क्या है, ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस क्या है, वही रिव्यू करेगा यहाँ पे। तो कहता है द रिव्यू ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स एंड प्रोसीजर इट इन्वॉल्व्स assessing the designing and operational efficiency and effectiveness of the control system। क्यों? ताकि आप स्ट्रेंथन कर सको ओवरऑल कंट्रोल एनवायरनमेंट को। समझ में आ गया? तो जब ऑडिटर अपनी इंटरनल ऑडिट को करेगा तो उसके स्कोप में क्या आएगा? नंबर 1, रिव्यू ऑफ द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एंड प्रोसीजर। और यहां पे वो क्या रिव्यू करेगा? डिजाइनिंग कैसी है कंट्रोल्स की, एंड ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी क्या है, ताकि एंटायर कंट्रोल एनवायरनमेंट स्ट्रेंथन हो सके। दूसरा क्या आएगा उसके स्कोप में? रिव्यू ऑफ द कस्टोडियनशिप एंड सेफगार्डिंग ऑफ एसेट। यहां पे वो क्या चेक करेगा? एग्जिस्टेंस ऑफ एसेट। वो चेक करेगा कि आपकी एंटिटी के कंट्रोल सिस्टम क्या है एसेट्स के ऊपर, ताकि एसेट्स प्रॉपरली अकाउंट हो सके, ताकि आपकी एंटिटी के पास ऐसे सिस्टम होने चाहिए जो इस चीज को इंश्योर करे कि आपकी एसेट की प्रॉपर सेफगार्डिंग हो रही है फ्रॉम दी फायर या फ्रॉम एनी फ्रॉड, फ्रॉम एनी नेग्लिजेंट एक्टिविटी, थेफ्ट, इलीगल एक्ट। तो आप एक पॉइंट यहां पे ऐसे लिख सकते हो। और क्या आएगा इंटरनल ऑडिटर के स्कोप में? ऑडिटर रिव्यू करता है कंप्लायंस विद पॉलिसीज, प्लान, प्रोसीजर एंड रेगुलेशन। मतलब कि आपकी एंटिटी के ऊपर जो भी लॉज एप्लीकेबल हो रहे हैं, जो भी रेगुलेशंस एप्लीकेबल हो रही है, ऊपर सेबी वाला क्वेश्चन हमने देखा था ना, क्या आपकी एंटिटी उसका कंप्लाई कर रही है नहीं कर रही है? जो उसके इंटरनल प्लान्स है, प्रोसीजर्स है, पॉलिसीज है, उसका कंप्लायंस हो रहा है नहीं हो रहा है? तो ये आपके इंटरनल ऑडिटर के स्कोप में आएगा। और रिव्यू ऑफ द रेलिवेंस एंड रिलायबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। ऑडिटर यहाँ पे एंटिटी के इंफॉर्मेशन सिस्टम को चेक करता है। क्यों चेक करता है? ये इवेलुएट करने के लिए कि ये जो इंफॉर्मेशन सिस्टम इंफॉर्मेशन को प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिस इंफॉर्मेशन को, जिन रिपोर्ट्स को जो सिस्टम से आ रही है, मैनेजमेंट अपने इंटरनल यूज के लिए यूज करती है या एक्सटर्नली भी वो सबमिट कर रही है, आपकी जैसे आरओसी होगी इनको, तो क्या वो रिलायबल भी है या रिलायबल नहीं है? और ऑडिटर रिव्यू करता है ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसकी क्या अथॉरिटी है, राइट। इसके साथ साथ ऑडिटर रिव्यू करते हैं यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज को, कि आपकी मैनेजमेंट के पास प्रॉपर ऑपरेटिंग स्टैंडर्ड होने चाहिए, नॉर्म्स होने चाहिए, ताकि आप मेजर कर सको कि आप अपने रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन इकोनॉमिकल एंड एफिशिएंट वे से कर रहे हो। फिर आता है ऑडिटर रिव्यू करते हैं आपकी एंटिटी के गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को, कि आपने जो अल्टीमेटली अपने गोल्स सेट करे हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने, दोज मस्ट बी अटेनेबल। ये तुम्हारा आंसर बनेगा। समझ में आया? तो यहां पे जो आपकी हेडिंग्स है ना, ये 7, ये आपको लिखनी है, एक एक लाइन आप इनके मतलब की लिख सकते हो। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहते हैं मून लिमिटेड ऑफ विच यू आर द स्टैट्यूटरी ऑडिटर। आप ऑडिटर हो किसके? मून लिमिटेड के। अच्छा, हैव एन इंटरनल ऑडिट बीइंग कंडक्टेड बाय एन आउटसाइड एजेंसी। बाहर की कोई एजेंसी आपकी इस कंपनी की इंटरनल ऑडिट को कंडक्ट करिए। क्वेश्चन बताओ क्या है? क्वेश्चन कहते हैं स्टेट द फैक्टर्स दैट वे कंसिडरेशन in opting to make use of direct assistance of internal audit for the purpose of statutory audit। ये क्वेश्चन आपके ऐसे नंबर 610 का है। कहते हैं कि एक्सटर्नल ऑडिटर सोच रहा है कि क्यों ना मैं इंटरनल ऑडिट फंक्शन को यूज करूं टू प्रोवाइड द डायरेक्ट असिस्टेंस। तो फिर आपके एक्सटर्नल ऑडिटर को किन फैक्टर्स को कंसिडर करना पड़ेगा? वही फिर से बातें, उसकी कंपिटेंस देख लो, राइट, उसका ऑर्गेनाइजेशनल स्टेटस देख लो, ये आपको लिखा हुआ है पूरा। अगर आपको आंसर चाहिए तो फिर आपको ऐसे नंबर 610 रेफर करना पड़ेगा। क्या कह रही है? कहते हैं द एक्सटर्नल ऑडिटर शैल नॉट यूज द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन। अगर एक्सटर्नल ऑडिटर को लगता है कि इंटरनल ये वर्क की जगह असिस्टेंस आनी चाहिए, ठीक है, आंसर वही रहेगा, कॉमन ही पॉइंट है, राइट। तो कहता है आपके एक्सटर्नल ऑडिटर को इंटरनल ऑडिट फंक्शन को यूज नहीं करना चाहिए टू प्रोवाइड द डायरेक्ट असिस्टेंस, अगर उसको लगता है कि इंटरनल ऑडिट फंक्शन का ऑर्गेनाइजेशनल स्टेटस, रेलिवेंट पॉलिसीज एंड प्रोसीजर वो एडुकेटली सपोर्ट नहीं करती उसकी ऑब्जेक्टिविटी को। मतलब क्या वो इंडिपेंडेंट नहीं है, उसके पास सफिशिएंट कॉम्पिटेंस नहीं है, एंड वो अपने काम को करने के लिए सिस्टमैटिक एंड डिसिप्लिन्ड अप्रोच को अप्लाई नहीं करता, इंक्लूडिंग द क्वालिटी कंट्रोल। इसका आंसर आपको यहां नहीं मिलेगा, ऐसे नंबर 610 में मिलेगा। वहां पे लिखी हुई है कि किस किस सिचुएशन में एक्सटर्नल ऑडिटर विल नॉट यूज द इंटरनल ऑडिट फंक्शन टू प्रोवाइड डायरेक्ट असिस्टेंस, ये जो टॉपिक है, ठीक है। अब चलते हैं
क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये क्वेश्चन भी आपके ऐसे नंबर 610 के ऊपर ही बेस्ड क्वेश्चन है, बट अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। कहता है मिस्टर ए इज अपॉइंटेड एज एन स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ XYZ लिमिटेड। अच्छा, मिस्टर ए को अपॉइंट किया गया है, XYZ ने अपना स्टैट्यूटरी ऑडिटर, एंड XYZ लिमिटेड इज रिक्वायर्ड टू अपॉइंट एन इंटरनल ऑडिटर एज पर द स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट गिवन इन द कंपनीज एक्ट एंड अपॉइंटेड मिस्टर बी एज इट्स इंटरनल ऑडिटर। ए इसका स्टैट्यूटरी ऑडिटर है, बी इसका इंटरनल ऑडिटर है, मैंडेटरी है, सेक्शन नंबर 138 में ये कवर होती होगी। एक्सटर्नल ऑडिटर मिस्टर ए जो इसका एक्सटर्नल ऑडिटर है, वो पूछता है इंटरनल ऑडिटर को, कहता है कि तू मुझे डायरेक्ट असिस्टेंस प्रोवाइड कर दे रिगार्डिंग किन एरियाज में, देखना, evaluating the significant accounting estimates by the management and assessing the risk of material misstatement। आप अगर ऐसे नंबर 610 में जाके देखोगे, ये एरियाज ऐसे हैं जहां पे स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि एक्सटर्नल ऑडिटर इंटरनल ऑडिट फंक्शन को ना उसके काम को यूज कर सकता है, ना उसके डायरेक्ट असिस्टेंस को यूज कर सकता है। एक क्वेश्चन तो हमने ऊपर भी पढ़ा था कि जहां पे तुम एस्टिमेट की असेसमेंट करो, जहां पे ऑडिटर को इवेल्युएट करना है मैनेजमेंट के लिए हुए अकाउंटिंग एस्टिमेट्स को, तो वहां पे तुम असिस्टेंस नहीं ले सकते इंटरनल ऑडिट फंक्शन की, क्योंकि ऑडिटर को भी जजमेंट लेनी पड़ेगी वहां पे। जहां पे रिस्क ज्यादा है वहां पे तुम असिस्टेंस नहीं ले सकते, तो यहां पे तो ये हेल्प नहीं ले पाएगा। कहते हैं डिस्कस करना है आपको वेदर मिस्टर ए हु इज अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर कैन आस्क द डायरेक्ट असिस्टेंस फ्रॉम मिस्टर बी इंटरनल ऑडिटर एज स्टेटेड अबव इन व्यू ऑफ द ऑडिटिंग स्टैंडर्ड, दैट इज एससी नंबर 610। इसका आंसर है बिग नो। आगे कहता है दूसरा क्वेश्चन, विल योर आंसर बी डिफरेंट, क्या तुम्हारा आंसर अलग होगा इफ मिस्टर ए आस्क द डायरेक्ट असिस्टेंस फ्रॉम मिस्टर बी। अब इसने एरिया बदल दिया, कहता है कि अगर मिस्टर ए मिस्टर बी से कहता है कि तू मुझे डायरेक्ट असिस्टेंस प्रोवाइड कर दे, किस चीज को लेकर, विद रिस्पेक्ट टू एक्सटर्नल कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, या आप भेजते हो ऐसे नंबर 505 में, एंड इवेल्युएशन ऑफ द रिजल्ट ऑफ एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर। मान लेते हैं कि एक्सटर्नल कंफर्मेशन भेजना चाहता है आपका ऑडिटर अपने डेटर्स को, ट्रेड रिसीवेबल्स को, तो आपका एक्सटर्नल ऑडिटर इंटरनल ऑडिटर को कह रहा है कि तू मुझे डायरेक्ट असिस्टेंस प्रोवाइड कर दे कंफर्मेशन भेजने में, और जो भी सामने से कंफर्मेशन का रिस्पॉन्स आएगा उस रिस्पॉन्स की इवैल्यूएशन करने में तू मुझे क्या प्रोवाइड कर दे, असिस्टेंस प्रोवाइड कर दे। तो क्या ये सही है? ये भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं है, ठीक है। तो आपका एक्सटर्नल ऑडिटर जजमेंट लेगा ना कि भाई उसको बैलेंस के ऊपर कंफर्मेशन मंगवानी है, किन चीजों के ऊपर कंफर्मेशन मंगवानी है, किन पार्टीज से कंफर्मेशन मंगवानी है, राइट। तो ये जजमेंट जब वो ले रहा है तो ये एक्सटर्नल ऑडिटर खुद करेगा इस काम को। हाँ, वो किस एरिया में इंटरनल ऑडिट फंक्शन की असिस्टेंस ले सकता है कि तू मेरी डिजाइनिंग करवा दे, है ना, तो उस एरिया में तुम मांग सकते हो असिस्टेंस, अदरवाइज नहीं। तो ये तुम्हारे आंसर बनेंगे, यही लिखा हुआ है नीचे। सबसे पहला डायरेक्ट असिस्टेंस फ्रॉम द इंटरनल ऑडिटर, तो ऐसे नंबर 610 कहता है दैट इज यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर दैट एक्सटर्नल ऑडिटर शैल नॉट यूज द इंटरनल ऑडिटर टू प्रोवाइड द डायरेक्ट असिस्टेंस इन ऑर्डर टू परफॉर्म दोज प्रोसीजर, जहां पे आपके एक्सटर्नल ऑडिटर को सिग्निफिकेंट जजमेंट लेनी है, जहां पे ऑडिट के दौरान उसको सिग्निफिकेंट जजमेंट लेनी है, तो वहां पे वो उसकी हेल्प नहीं ले सकता। तो जहां पे मैनेजमेंट के किए हुए एस्टिमेट की वो चेकिंग करेगा तो वो भी तो जजमेंट लेगा ना, तो वहां पे तुम इंटरनल ऑडिटर की असिस्टेंस नहीं ले सकते। फिर कहता है सिंस द एक्सटर्नल ऑडिटर की सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपने ऑडिट ओपिनियन को लेकर, इसको भी हमने 610 में देखा था। एक्सटर्नल ऑडिटर नीड्स टू मेक सिग्निफिकेंट जजमेंट इन दी ऑडिट एंगेजमेंट। सिग्निफिकेंट जजमेंट किस किस टाइप की वो ले सकता है, मतलब इस एरिया में आपका ऑडिटर कभी भी हेल्प नहीं ले पाएगा इंटरनल ऑडिट फंक्शन की। कौन कौन सी एरिया में? जब वो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट की असेसमेंट कर रहा है, जो हमारे ऊपर केस में है, राइट। जब वो इवेल्युएट कर रहा है कि अच्छा जो उसने टेस्ट परफॉर्म करे क्या वो सफिशिएंट थे, वो नहीं मांग पाएगा हेल्प। जब वो इवेल्युएट कर रहा है, ये क्वेश्चन भी हमने ऊपर देखा कि मैनेजमेंट ने जो यूज किया है गोइंग कंसर्न असम्पशन बेसिस को, वो अप्रोप्रिएट है या नहीं है। जब वो इवेल्युएट कर रहा है सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग एस्टिमेट्स को, ये भी आपके क्वेश्चन में पूछा गया है, राइट। जब वो इवेल्युएट कर रहा है कि आपकी मैनेजमेंट ने जो डिस्क्लोजर दिए हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, क्या वो एडुकेट है या नहीं, राइट। रिटेनिंग
एंड अदर मैटर्स, या अदर मैटर्स जो अफेक्ट कर रहे हैं ऑडिटर्स रिपोर्ट को, उनके रिलेशन में मैनेजमेंट ने जो डिस्क्लोजर दिए क्या वो एडुकेट है या नहीं। मतलब जहां जहां पे भी उसको जजमेंट लेनी है ऑडिट के दौरान, वहां पे वो क्या नहीं ले सकता, इंटरनल ऑडिट फंक्शन की असिस्टेंस नहीं ले सकता। और ये इसने कुछ एग्जांपल्स दिए हुए कि यहां पे आपका एक्सटर्नल ऑडिटर इंटरनल ऑडिट ये वो एग्जांपल्स है जहां पे एक्सटर्नल ऑडिटर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट जजमेंट्स लेता है। तो इन एरिया में आप कभी भी इंटरनल ऑडिट फंक्शन की हेल्प नहीं ले पाओगे। तो इन व्यू ऑफ अबव दो बातें आ रही हैं यहां पे हमारे एग्जांपल्स में, कौन कौन सी, इवेलुएटिंग द सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। इस एरिया में तुम असिस्टेंस नहीं ले सकते। ये पहले ए पॉइंट का आंसर हुआ। फिर आता है बी पॉइंट, राइट। बी पॉइंट ये कह रहे हैं, बी बात कर रहा था कि क्या आपका एक्सटर्नल ऑडिटर एक्सटर्नल कंफर्मेशन भेजने के लिए असिस्टेंस ले सकता है। तो कहते हैं फिर से वही बात, ऐसे नंबर 610 दैट इज यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर, इट प्रोवाइड्स गाइडेंस इन डिटरमाइनिंग कि किस नेचर के काम के लिए तुम इंटरनल ऑडिटर को यूज कर सकते हो और किस एक्सटेंट तक तुम उसकी हेल्प ले सकते हो। इन डिटरमाइनिंग द नेचर ऑफ द वर्क दैट मे बी असाइंड टू द इंटरनल ऑडिटर, एक्सटर्नल ऑडिटर इज केयरफुल टू लिमिट सच वर्क टू दोज एरियाज दोज वुड बी एप्रोप्रिएट टू बी असाइंड। मतलब क्या, एक सेकेंड रुकना यार। हाँ, सो ये कह रहा था कि मतलब मैं कह रही थी और इसने लिखा हुआ है कि एक्सटर्नल ऑडिटर जब इंटरनल ऑडिट फंक्शन को यूज करेगा टू प्रोवाइड द डायरेक्ट असिस्टेंस, तो उसको ये भी देखना चाहिए, उसको अपनी प्रोफेशनल जजमेंट को यूज करना चाहिए कि किस काम को असाइन करना है आपके इंटरनल ऑडिट फंक्शन को। तो कहता है इन डिटरमाइनिंग द नेचर ऑफ द वर्क दैट मे बी असाइंड टू द इंटरनल ऑडिटर, external auditor is careful to limit such work to those area that would be appropriate to be assigned। कि मतलब तुम उतना ही काम असाइन करो जितना appropriate होगा, और ये डिसाइड कौन करेगा, ये आपका एक्सटर्नल ऑडिटर की प्रोफेशनल जजमेंट का मैटर होगा। तो फिर वो बात करें, अगर हम बात करें अपने इस गिवन सिचुएशन की एक्सटर्नल कंफर्मेशन की, सो इन अकॉर्डेंस विद ऐसे नंबर 505 एक्सटर्नल कंफर्मेशन, एक्सटर्नल ऑडिटर को कंट्रोल मेंटेन करने पड़ते हैं ओवर द एक्सटर्नल कंफर्मेशन। मतलब उसको इवेलुएट करना पड़ता है ना कि यार मुझे किस पार्टी से कंफर्मेशन मंगवानी है, किस टाइप की कंफर्मेशन मंगवानी है, बैलेंस कंफर्मेशन मंगवानी है, कौन सी कंफर्मेशन मंगवानी है, ब्लैंक कंफर्मेशन मंगवानी है। तो कहता है फर्दर एज पर ऐसे नंबर 505 एक्सटर्नल कंफर्मेशन, एक्सटर्नल ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन कंट्रोल ओवर कंफर्मेशन रिक्वेस्ट एंड उसको इवेलुएट भी खुद करना पड़ता है रिजल्ट ऑफ द कंफर्मेशन प्रोसीजर। तो ये अप्रोप्रिएट नहीं होगा कि एक्सटर्नल ऑडिटर इंटरनल ऑडिट फंक्शन की असिस्टेंस ले इन दिस एरिया। तो कहता है इट वुड नॉट बी एप्रोप्रिएट टू असाइन दीज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द इंटरनल ऑडिटर। फिर से क्लास रुक गई थी यार। हाँ, आगे कहते हैं लेकिन हाँ एक काम कर सकता है कि एक्सटर्नल ऑडिटर इंटरनल ऑडिट फंक्शन की हेल्प ले सकते हैं तो डिजाइनिंग में, या जब एक्सटर्नल ऑडिटर ने कंफर्मेशन मंगवाई, सामने से जो रिस्पॉन्स आया उसके अंदर उसको एक्सेप्शन दिखाई दे रही है, सो इन ऑर्डर टू रिजोल्व दैट एक्सेप्शन, ऑडिटर को जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए उन इंफॉर्मेशन की कलेक्शन में, राइट, उनकी असेंबली में आपका एक्सटर्नल ऑडिटर इंटरनल ऑडिट फंक्शन की हेल्प ले सकता है। तो कहता है हाउएवर द इंटरनल ऑडिटर में असिस्ट इन असेंबलिंग द इंफॉर्मेशन व्हिच इज नेसेसरी फॉर एक्सटर्नल ऑडिटर टू रिजोल्व एक्सेप्शंस इन कंफर्मेशन रिस्पॉन्सेस। तो ये तुम्हारे यहाँ पे आंसर बनेगा। ठीक है, रुको यार मुझे कुछ इश्यू हो रहा है क्लास में। क्वेश्चन नंबर 6। अब ये क्वेश्चन आप एनोमली मार्क कर सकते हो क्योंकि क्वेश्चन ऐसा कोई कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड नहीं है, क्वेश्चन काफी इजी है बट अच्छा क्वेश्चन है, आपको डेफिनेटली क्वेश्चन करना चाहिए। क्वेश्चन कहता है दैट XYZ लिमिटेड हैज टू अपॉइंट मिस्टर ए एज द चीफ इंटरनल ऑडिटर टू लीड द इंटरनल ऑडिट फंक्शन फॉर द कंपनी। तो आपकी XYZ लिमिटेड के पास ना एक इंटरनल ऑडिट फंक्शन है और आपकी ये कंपनी अपॉइंट करना चाहती है मिस्टर ए को एज द चीफ इंटरनल ऑडिटर फॉर दिस फंक्शन। Managing director of the company has asked the HR head to define the reporting structure of the chief internal auditor so that he can discharge his duties objectively। आपकी कंपनी का MD कहता है HR के हेड को कि ऐसा करो कि ये जो चीफ इंटरनल ऑडिटर है आप इसकी रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिफाइन करो। रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब क्या कि आपका चीफ इंटरनल ऑडिटर किसको रिपोर्ट करेगा आपको ये डिफाइन करना है, सो दैट, और इसकी रिपोर्टिंग का स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए सो दैट ये चीफ इंटरनल ऑडिटर अपनी ड्यूटीज को कैरी ऑन कर सके, परफॉर्म कर सके विद ऑब्जेक्टिविटी, मतलब विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन हिज इंडिपेंडेंस।
सजेस्ट द आइडियल रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर। आपका काम क्या है, क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि आपको ये बताना है, आपको ये सजेस्ट करना है कि आइडियल रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर क्या होगा, बेस्ट रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर क्या होगा फॉर दिस चीफ इंटरनल ऑडिटर, जो आपका एचआर का हेड सजेस्ट कर सकता है आपकी कंपनी के एमडी को। तो आपको ये बताना है कि व्हाट विल बी द आइडियल रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर फॉर दिस चीफ इंटरनल ऑडिटर। तो अभी मैंने बोला कि थोड़ा सा एनोमली क्वेश्चन है, बट एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन डेफिनेटली आ सकता है, तो आप इसको यहाँ पे मार्क करके रखो। अगर आपके बुक के अंदर ये ऑलरेडी कवर है तो अलग बात है, बट ये मेरी बुक के अंदर तो ये कवर नहीं होगा, राइट। अब यहाँ पे इसका आंसर क्या है मैं आपके लिए पढ़ती जाऊंगी, आपको जैसे जैसे मैं बोलूंगी आप वैसे वैसे उसको मार्क करते रहना, उसके सामने आप हेडिंग बनाते रहना हर एक पॉइंट की, तो आपके लिए इस आंसर को याद करना समझना विल बिकम इजी, राइट। आपको क्वेश्चन ध्यान में रखना है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कहता है कि आपको बेस्ट आइडल रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर को डिफाइन करना है फॉर द चीफ इंटरनल ऑडिटर इन सच अ वे कि आपका ये चीफ इंटरनल ऑडिटर अपनी ड्यूटीज को ऑब्जेक्टिवली परफॉर्म कर सके, राइट। तो सबसे पहला पॉइंट कहता है कि एचआर का हेड जब इस रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर को डिफाइन करेगा तो उसको इवेल्युएट करने पड़ेंगे वेरियस ऑप्शंस विच आर अवेलेबल। वेरियस ऑप्शंस अवेलेबल मतलब कि किस किस को आपका ये चीफ इंटरनल ऑडिटर रिपोर्टिंग कर सकता है। तो कहते हैं एचआर हेड नीड टू इवेल्युएट मल्टीपल ऑप्शंस एंड आइडेंटिफाई द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन। तो उसको मल्टीपल ऑप्शन इवेल्युएट करने पड़ेंगे, जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भी रिपोर्ट कर सकता है, आपकी कंपनी के एमडी को रिपोर्ट कर सकता है, सीईओ को रिपोर्ट कर सकता है, आपकी ऑडिट कमेटी को रिपोर्ट कर सकता है। सो एचआर हेड विल नीड टू इवेल्युएट वेरियस ऑप्शंस एंड फिर उसमें से वो एक ऑप्शन को चूज करेगा। अब वो कौन सा ऑप्शन उसके लिए सुटेबल होगा, ये कैसे वो इवेल्युएट करेगा, इट विल बी इवेल्युएटेड इन द लाइट ऑफ रेलिवेंट प्रोविजंस, गाइडेंस एंड ओवरऑल गवर्नेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। आपकी एंटिटी का गवर्निंग स्ट्रक्चर क्या है, राइट, प्रोविजंस क्या है, क्या गाइडेंस अवेलेबल है, उसको ध्यान में रख के वो इवेल्युएट करेगा वेरियस ऑप्शंस को। एचआर का हेड ऑल्सो नीड टू इवेल्युएट डिफरेंट ऑप्शन। जब वो ऑप्शंस को इवेल्युएट कर रहा होगा ना तो वो ये भी इवेल्युएट करेगा कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्टिंग ये किसको कर पाएगा एंड वेरियस ऑप्शंस फॉर फंक्शनल रिपोर्टिंग ऑफ दिस चीफ इंटरनल ऑडिटर। मतलब वो इवेल्युएट करेगा कि आपका ये चीफ इंटरनल ऑडिटर अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्टिंग, मतलब जो आप रिपोर्ट करते हो आपके मैनेजमेंट को, एग्जीक्यूटिव को, ये रिपोर्टिंग इसको किसको करनी है, एंड जो फंक्शनल रिपोर्टिंग होती है सच एज रिलेटिंग टू सम स्पेसिफिक फंक्शन, ये रिपोर्टिंग किसको करेगा, आपका चीफ इंटरनल ऑडिटर। तो सबसे पहले क्या बोला इसने पहले पॉइंट के अंदर कि जो आपका हेड है जब वो डिफाइन करेगा रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर को, वो इवेल्युएट करेगा वेरियस ऑप्शंस। वेरियस ऑप्शंस मतलब जिसको भी ये आपका चीफ इंटरनल ऑडिटर रिपोर्टिंग कर सकता है और उन ऑप्शंस में से कोई एक बेस्ट ऑप्शन ये चूज करेगा। एंड ये इवेल्युएशन कैसे करेगा, इन द लाइट्स ऑफ प्रोविजन, गवर्नेंस स्ट्रक्चर ऑफ योर एंटिटी, राइट। सेकेंड पॉइंट कहता है कि पॉसिबल ऑप्शन हो क्या सकते हैं। मैंने आपको क्या बोला कि फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि आपको इवेल्युएट करने पड़ेंगे ऑप्शंस, फिर सेकंड पॉइंट में बता रहा है कि किस किस को रिपोर्टिंग की जा सकती है, मतलब ऑप्शन कौन कौन से हो सकते हैं। तो कहता है पॉसिबल ऑप्शन टू बी कंसिडर्ड एंड इवेल्युएटेड, इट इंक्लूड्स कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को आप रिपोर्टिंग कर सकते हो, ऑडिट कमेटी को आप रिपोर्टिंग कर सकते हो, कंपनी के एमडी को रिपोर्टिंग की जा सकती है, सीईओ एंड सीएफओ को रिपोर्टिंग की जा सकती है। तो इन वेरियस ऑप्शंस की इवेल्युएशन करेगा कंपनी का एचआर का हेड। फिर इसने आप लिखो थर्ड पॉइंट के सामने, यहां पे बताया हुआ है कि सेक्शन नंबर 138 के अकॉर्डिंग हु कैन बिकम द ऑडिटर, मतलब इंटरनल ऑडिटर कौन हो सकता है। तो कहता है एज पर सेक्शन नंबर 138 ऑफ द कंपनीज एक्ट, इंटरनल ऑडिटर शैल आइदर बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट, चाहे वो प्रैक्टिस में है या नहीं है, और सच अदर प्रोफेशनल एज मे बी डिसाइडेड बाय द बोर्ड। ये तो हमने ऊपर पढ़ा था। अगले पॉइंट में वो क्या बता रहा है आपको, अगले पॉइंट में वो आपको मीनिंग बता रहा है इंटरनल ऑडिट का। तो कहते हैं एज पर द रिवाइज्ड डेफिनेशन ऑफ द टर्म इंटरनल ऑडिट एज पर पैरा नंबर 3 ऑफ द आईसीआईज फ्रेमवर्क गवर्निंग इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट की डेफिनेशन क्या है, इंटरनल ऑडिट इट प्रोवाइड्स द इंडिपेंडेंट अश्योरेंस ऑन द इफेक्टिवनेस ऑफ द इंटरनल कंट्रोल। मतलब इंटरनल ऑडिटर जब ऑडिट करता है तो वो क्या प्रोवाइड करता है, वो अश्योरेंस प्रोवाइड करता है किस चीज को लेकर कि आपकी एंटिटी के जो कंट्रोल्स है क्या वो इफेक्टिव हैं, आपकी एंटिटी की जो रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस है क्या वो इफेक्टिव है, so that governance can be enhanced, to enhance the governance and to achieve the organizational objective। तो थर्ड पॉइंट के अंदर इसने क्या बताया, इसने बताया है मीनिंग ऑफ इंटरनल ऑडिट। फिर फोर्थ पॉइंट और ये फिफ्थ पॉइंट के अंदर कहीं ना कहीं आपके इंटरनल ऑडिटर की इंडिपेंडेंस की बात करेगा। फिर कहता है इंटरनल ऑडिटर शैल बी फ्री फ्रॉम एनी अनड्यू इन्फ्लुएंस, क्योंकि आपको रिपोर्टिंग ऐसे बनानी है, आपका रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर ऐसे होना चाहिए कि आपका ये इंटरनल ऑडिटर विदाउट एनी इंटरफेरेंस अपने काम को कर सके। तो कहते हैं इंटरनल ऑडिटर शैल बी फ्री फ्रॉम एनी अनड्यू इन्फ्लुएंस व्हिच फोर्स हिम टू डेविएट फ्रॉम द ट्रूथ। तो
तो आप इस वे का रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर बनाओगे कि ये इंडिपेंडेंट होकर काम कर सके, ये किसी अनड्यू इन्फ्लुएंस पे काम ना करे। दिस इंडिपेंडेंस, और ये जो इंडिपेंडेंस होगी आपके ऑडिटर की सिर्फ अपीयरेंस की नहीं होनी चाहिए, माइंड की भी होनी चाहिए। तो कहते हैं दिस इंडिपेंडेंस शैल नॉट ओनली इन माइंड बट ऑल्सो इन अपीयरेंस, ऑल्सो द इंटरनल ऑडिटर शैल रेसिस्ट एनी अनड्यू प्रेशर और इंटरफेरेंस इन एस्टैब्लिशिंग द स्कोप ऑफ द असाइनमेंट और द मैनर इन विच दीज आर कंडक्टेड एंड रिपोर्टेड। तो कहते हैं आपका इंटरनल ऑडिटर भी इंश्योर करेगा कि जब वो अपने काम को कर रहा है, जब अपने ऑडिट को परफॉर्म कर रहा है, जब वो रिपोर्टिंग कर रहा है, उसमें कोई भी इंटरफेरेंस ना हो इन द केस दीज डेविएट फ्रॉम द सेट ऑब्जेक्टिव। अगर अल्टीमेटली उसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो उसके सेट ऑब्जेक्टिव है उससे उसको डेविएट नहीं होना है, और कोई भी इंटरफेरेंस है उसके काम में अगर उसको डेविएट करिए, सो योर इंटरनल ऑडिटर शुड desist that as well। आगे कहता है एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द अबव स्टेटेड प्रोविजन। अबव स्टेटेड प्रोविजन क्या थी कि आपका इंटरनल ऑडिटर हमेशा इंडिपेंडेंट होगा, इंडिपेंडेंस उसकी माइंड की भी होगी, उसकी अपीयरेंस की भी होगी, वो किसी भी अनड्यू प्रेशर में आके काम नहीं करेगा। इस प्रोविजन को ध्यान में रखते हुए चीफ इंटरनल ऑडिटर नीड्स टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ द ऑपरेशनल एक्टिविटीज एंड रिपोर्ट ऑफ द ऑडिट कमिटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो कहते हैं इस वजह से आपका ये जो चीफ इंटरनल ऑडिटर होगा ये आपकी एंटिटी की ऑपरेटिंग एक्टिविटी से इंडिपेंडेंट होना चाहिए, राइट मतलब ये कोई भी ऑपरेशन में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, एंड इट शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ एनी ऑफ द रिपोर्ट ऑफ ऑडिट कमिटी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन ऑर्डर टू एंजॉय हिज ट्रू स्टेटस ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑडिटर, ताकि ये ट्रू स्टेटस को एंजॉय कर सके। तो अभी तक इसने क्या बताया, बेसिकली आपको ये बता रहा है कि जब एचआर का हेड रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर को डिफाइन करेगा इंटरनल ऑडिटर के, आपके इस चीफ इंटरनल ऑडिटर के, तो उसका मेन ऑब्जेक्ट क्या होगा कि किसी भी प्रेशर में आके आपका ये इंटरनल ऑडिटर काम ना करे, राइट ये इंडिपेंडेंट होके अपना काम करे, इसके काम में कोई इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए, इसकी इंडिपेंडेंस अपीयरेंस की भी होनी चाहिए, इसकी इंडिपेंडेंस माइंड की भी होनी चाहिए। तो उस ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए ही में एडमिनिस्ट्रेटिवली रिपोर्ट, हमने ऊपर दो टाइप की रिपोर्टिंग की बात करी थी, एक था आपका एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्टिंग और दूसरी क्या थी आपकी फंक्शनल रिपोर्टिंग। तो कहते हैं ऐसा हो सकता है कि आप स्ट्रक्चर ऐसा बनाओ कि चीफ इंटरनल ऑडिटर में एडमिनिस्ट्रेटिवली रिपोर्ट टू द सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर फॉर ईज एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्टिंग पर्पस और एनी अदर सिमिलर अथॉरिटी। तो कहते हैं कि आप एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्टिंग की लाइन क्या रख सकते हो कि ये रिपोर्ट करे टू द सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर को और एनी अदर सिमिलर अथॉरिटी, मतलब जो इन जैसी अथॉरिटी हो, सीईओ और एमडी जैसी, till the time it is approved by the board of directors and it does not impact his independence to be able to perform his duties and report to the audit committee board of directors independently। और वो क्या कर सकते हैं कि आपके कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को और आपकी कंपनी की जो ऑडिट कमेटी है इनको इंडिपेंडेंटली रिपोर्ट कर सकता है। तो इस टाइप से आप इसका रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर डिफाइन कर सकते हो, राइट तो ये उसका आइडल रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर होगा। ऑल्दो यहाँ पे इसने ऐसा कोई डिफाइन नहीं किया कि क्या रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर होगा, इसने सिर्फ आपको जनरल पॉइंट बताए कि किन किन चीजों को ध्यान में रखेगा जब आपका ये एचआर का हेड रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर को डिफाइन करेगा। तो आपको यही पॉइंट्स यहाँ पे लिखने पड़ेंगे क्योंकि ऐसा आपके बुक के अंदर कोई कंसेप्ट नहीं है ये, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ये कंसेप्ट डेफिनेटली आपकी बुक के अंदर है। क्वेश्चन कहते हैं XYZ लिमिटेड हैज अपॉइंटेड मिस्टर ए टू कंडक्ट देयर इंटरनल ऑडिट फॉर द न्यू फाइनेंशियल ईयर। नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो रहा है और आपकी कंपनी XYZ लिमिटेड ने मिस्टर ए को अपॉइंट किया है आपकी कंपनी का इंटरनल ऑडिटर फॉर डूइंग द इंटरनल ऑडिट। द ऑडिट कमिटी हैज रिक्वेस्टेड मिस्टर ए टू प्रेजेंट देयर इंटरनल ऑडिट प्लान फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। अब आपकी जो ऑडिट कमेटी है वो चाहती है कि ये अपना इंटरनल ऑडिट का प्लान सबमिट करे। व्हाट अप्रोच वुड मिस्टर ए फॉलो टू प्रिपेयर द इंटरनल ऑडिट प्लान फॉर द नेक्स्ट ईयर। तो आपका मिस्टर ए जो इंटरनल ऑडिटर है वो किस अप्रोच को फॉलो करेगा व्हाइल प्लानिंग हिज इंटरनल ऑडिट। ये आंसर आपको कहां पे मिलेगा, पेज नंबर 3 के ऊपर मिलेगा। मैं आपको एक बार दिखा देती हूं आपकी बुक के अंदर जाके पेज नंबर 3 के ऊपर ये कंसेप्ट कहां पे आपको मिलेगा। पेज नंबर 3 के ऊपर आ जाओ आप। मैं पढ़ूंगी बुक से ही, वहां से क्वेश्चन बैंक से, बट सेम ही है। दिस इज द आंसर, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ द ऑडिट प्लान इन कंसल्टेशन विद TCWG। ये आपका यहां पे आंसर बनेगा, राइट। सो इंटरनल ऑडिटर को अपना प्लान डेवलप करना पड़ेगा, आपको अप्रोच बताना है कि किस अप्रोच को फॉलो करते हुए इंटरनल ऑडिटर अपने प्लान को डेवलप करेगा फॉर इंटरनल ऑडिट। ये तुम्हारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इंटरनल ऑडिटर जब अपने प्लान की डेवलपमेंट करेगा तो वो कंसल्टेशन करता है TCWG के साथ, राइट, इंक्लूडिंग ऑडिट कमेटी, एंड फिर वो अपना प्लान डेवलप करेगा और उस प्लान की वो डॉक्यूमेंटेशन करेगा।
प्लान आपको इस वे से डेवलप करना है सो दैट इंटरनल ऑडिट कैन बी कंडक्टेड इन एफिशिएंट मैनर, राइट। यही आपके फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है। कहता है इंटरनल ऑडिटर शुड इन कंसल्टेशन विद टीसीडब्ल्यूजी, वो कंसल्टेशन करेगा किसके साथ, टीसीडब्ल्यूजी के साथ, इंक्लूडिंग अगर ऑडिट कमेटी तो ऑडिट कमेटी के साथ, एंड डेवलप करेगा अपने प्लान को और डॉक्यूमेंट करेगा फॉर ईच ऑफ द इंटरनल ऑडिट एंगेजमेंट in order to help him conduct the audit engagement in efficient and timely manner, ताकि वो अपनी ऑडिट को एफिशिएंट वे में कंडक्ट कर सके, टाइमली वे में कंडक्ट कर सके। सेकंड पॉइंट कहता है कि जब भी आपका इंटरनल ऑडिटर अपने इंटरनल ऑडिट प्लान को बनाएगा तो उसके अंदर उसको दोनों एक्टिविटी को इंक्लूड करना है, फाइनेंशियल एक्टिविटी ऑफ द एंटिटी एज वेल एज द ऑपरेशनल एक्टिविटीज ऑफ द एंटिटी। तो कहता है इंटरनल ऑडिट प्लान शुड बी डेवलप्ड इन सच अ मैनर दैट ऑल द बिजनेस processes, that means all the activities covering both financial as well as operational activities are reviewed by the internal audit function within a defined time cycle। और इस चीज को हमने अंडरस्टैंड किया भी था कि आपका इंटरनल ऑडिटर जब इंटरनल ऑडिट करता है तो वो सिर्फ फाइनेंशियल एस्पेक्ट के ऊपर फोकस नहीं होता है, वो ऑपरेशनल एस्पेक्ट के ऊपर भी फोकस्ड होता है। अब थर्ड पॉइंट में क्या है, थर्ड पॉइंट में वो कंसीडरेशंस लिखी हुई है, जिन कंसीडरेशंस को ध्यान में रख के, जिन चीजों को ध्यान में रखकर आपका ऑडिटर अपने प्लान की डेवलपमेंट करेगा। और वो कौन कौन सी है, नंबर 1 बिजनेस प्रोसेस, जिस भी बिजनेस प्रोसेस के रिलेशन में आप प्लानिंग कर रहे हो उसके रिलेटेड रिस्क कितना है, सो व्हाट इज द रिस्क अंडरलाइंग द बिजनेस प्रोसेस। दूसरा इंटरनल ऑडिट फंक्शन कितनी वैल्यू एडिशन कर सकता है आपके बिजनेस के लिए, तो कहता है वैल्यू दैट द इंटरनल ऑडिट कैन प्रोवाइड टू द ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड एफर्ट इन्वॉल्व इन कंडक्टिंग द इंटरनल ऑडिट फॉर अ पर्टिकुलर बिजनेस प्रोसेस, कितने एफर्ट आपके लगने वाले हैं फॉर कंडक्टिंग द ऑडिट ऑफ एनी बिजनेस प्रोसेस। रिस्क एपेटाइट क्या है आपके ऑर्गेनाइजेशन का, एंड कवरेज ऑफ ऑल द ऑडिटेबल एरियाज विद इन द डिफाइंड टाइम रेंज। तो आपका ऑडिटर ये भी इंश्योर करेगा कि जो वो प्लानिंग कर रहा है कि वो कवर करे जितने भी एरियाज है आपकी एंटिटी के, सो दैट ऑडिट एंड दैट टू इन दी वेरी डिफाइंड टाइम, राइट। तो इन सारे कंसिडरेशंस को बोलेगा। नंबर 1 क्या है, 2 पॉइंट यहाँ पे रिस्क क्या आ रहे हैं। पहला पॉइंट कह रहा है रिस्क क्या है, जहां पे भी जिस भी बिजनेस प्रोसेस में रिस्क ज्यादा होगा तो जब वो प्लानिंग करेगा, राइट, तो प्लानिंग करेगा तो वहां पे काम भी ज्यादा करेगा। तो सबसे पहला फैक्टर क्या कंसिडर करेगा, रिस्क क्या है आपकी बिजनेस प्रोसेस के अंदर। दूसरा पॉइंट इसी रिस्क से रिलेटेड है कि आपकी एंटिटी का रिस्क एपेटाइट कितना है, कितना रिस्क सहने की क्षमता है आपकी एंटिटी के अंदर, ये दूसरा फैक्टर वो कंसिडर करेगा। तीसरा पॉइंट वैल्यू, वो क्या वैल्यू है जो आपकी एंटिटी के लिए इंटरनल ऑडिट प्रोवाइड कर सकती है, राइट। एंड चौथा आपको लिखना है कितने एफर्ट लगेंगे आपके इंटरनल ऑडिटर के इंटरनल ऑडिट के फॉर कंडक्टिंग द ऑडिट फॉर एनी बिजनेस प्रोसेस। तो ये आपको यहां पे पॉइंट यहां पे मेंशन करने हैं, राइट। तो ये आपका यहां पे आंसर बनेगा। क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है, क्वेश्चन क्या था कि जब इंटरनल ऑडिटर अपने प्लान को डेवलप करेगा तो उसका क्या अप्रोच होगा, कैसे उसको प्लान की डेवलपमेंट करनी है, तो उसको कंसल्टेशन करनी है टीसीडब्ल्यूजी के साथ, ऑडिट कमेटी के साथ, इन सच अ वे कि आपका प्लान कैन बी कंडक्टेड इन एफिशिएंट एंड आपकी ऑडिट कैन बी कंडक्टेड इन एफिशिएंट एंड टाइमली मैनर। दूसरे पॉइंट में क्या बोला उसने कि इंटरनल ऑडिटर जब अपने प्लान को बनाएगा, व्हेनेवर ही विल मेक हिज प्लान, तो वो इंश्योर करेगा कि जो भी आपकी एंटिटी के बिजनेस प्रोसेसेस हैं उस बिजनेस प्रोसेसेस में चाहे आपकी ऑपरेशनल एक्टिविटी है चाहे फाइनेंशियल एक्टिविटी है, दोज मस्ट बी इंक्लूडेड इन द प्लान। फिर कौन कौन सी कंसिडरेशंस लेगा ये आपके यहाँ पे लिखी हुई है, 5 आपके पॉइंट है, ये 5 पॉइंट आपको यहाँ पे मेंशन करने हैं। तो ऐसे आपका आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 8 भी काफी सिंपल क्वेश्चन है, मतलब डायरेक्टली बुक से क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बेसिकली क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट आर द वेरियस स्टेप्स जो ऑडिटर को परफॉर्म करनी चाहिए व्हाइल डूइंग द इंटरनल ऑडिट। इसका आंसर आपको मिलेगा आपकी बुक के पेज नंबर 7 और 8 के ऊपर, वहां पे काफी बड़ा आपका आंसर लिखा हुआ है, यहाँ पे ब्रीफ में आंसर है, तो इस वजह से मैं इसको यहाँ पे पढ़ूंगी, राइट। पॉइंट आपके सेम ही है, स्टेप भी सेम है जो आपकी बुक के अंदर है, पेज नंबर 7 और 8 पे ये आपको आंसर मिलेगा। क्वेश्चन कहता है दैट XYZ लिमिटेड हैज अपॉइंटेड मिस्टर ए टू कंडक्ट देयर इंटरनल ऑडिट फॉर द न्यू फाइनेंशियल ईयर। तो XYZ लिमिटेड ने अपॉइंट किया मिस्टर ए को कि आप मेरे इंटरनल ऑडिट को कंडक्ट कर दो। ऑडिट कमेटी रिक्वेस्टेड मिस्टर ए टू परफॉर्म डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ देयर एक्सपेंसेस इन द प्रीवियस ईयर एंड रिपोर्ट ऑल द रिस्क एंड अंडरलाइंग गैप। तो कहते हैं कि पिछले साल में क्या था कि ऑडिट कमेटी ने बोला था मिस्टर ए को कि जो भी मेरे एक्सपेंसेस है ना, आप उन एक्सपेंसेस का डिटेल्ड एनालिसिस करना है और जो भी आपको डेविएशंस मिलेंगी, गैप्स मिलेंगे, डेफिशिएंसी मिलेगी, आपको मुझे रिपोर्ट करना है। क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन है आपका नीचे, व्हाट आर द ऑडिट अप्रोच शुड इंटरनल ऑडिटर फॉलो टू आइडेंटिफाई सच गैप। आपको सिर्फ इतना बताना है कि इंटरनल ऑडिटर को अगर इन गैप्स को आइडेंटिफाई करना है तो उसका अप्रोच क्या होना चाहिए। गैप्स को आइडेंटिफाई करने के लिए आपके ऑडिटर को काम करना पड़ेगा, मतलब उसको ऑडिट करनी पड़ेगी। तो वो आपसे पूछ रहा है इंटरनल ऑडिट करने का अप्रोच क्या होना चाहिए, मतलब क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है स्टेप्स क्या होंगे इंटरनल ऑडिट के। तो स्टेप्स आपके यहाँ पे आंसर बनेगा और ये स्टेप आपकी बुक के पेज नंबर
नंबर 7 और 8 के ऊपर आपको मिल जाएंगे। मैं यहां से पढ़ रही हूँ, जो स्टेप यहाँ पे लिखे हुए हैं वही आपके स्टेप्स वहां पे हैं। आप जब भी कोई नॉर्मल ऑडिट भी करते हो, मतलब अगर आप स्टैट्यूटरी ऑडिट भी कर रहे हो, वहां पे भी सबसे पहले आप अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करते हो बिजनेस की, आप नॉलेज ऑब्टेन करते हो बिजनेस की। तो यहां पे भी इंटरनल ऑडिटर जब इंटरनल ऑडिट करेगा तो वो नॉलेज करेगा ऑब्टेन आपके बिजनेस की, उसके एनवायरमेंट की, मतलब किस नेचर के बिजनेस में आपकी एंटिटी इन्वॉल्व है, उसका विजन क्या है, उसका मिशन क्या है, राइट। तो ये सारी चीजें वो अंडरस्टैंड करेगा। जब उसने अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन कर ली आपके बिजनेस की, उसने नॉलेज ऑब्टेन कर ली, देयर आफ्टर आपका इंटरनल ऑडिटर अपना प्लान बनाएगा। तो सेकंड स्टेप यहाँ पे क्या है, प्लानिंग का। प्लानिंग करने के बाद आप क्या करोगे, प्लानिंग करने के बाद आपको काम को एग्जीक्यूट करना शुरू करना पड़ेगा। मतलब प्लानिंग आपने कर ली, उसके बाद आप एग्जीक्यूशन में जाओगे, तो आप क्या करोगे, ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करोगे। तो यहां पे भी आपका ऑडिटर ऑडिट चेक को परफॉर्म करेगा और देयर आफ्टर जो भी उसकी फाइंडिंग्स होगी उन फाइंडिंग्स को वो रिपोर्ट कर देगा। तो अगर आप स्टेप्स देखोगे मोर और लेस आपके स्टैट्यूटरी ऑडिट वाले ही स्टेप्स यहाँ पे है, राइट। तो सबसे पहला स्टेप यहां पे क्या है, ऑडिटर विल ऑब्टेन द नॉलेज ऑफ बिजनेस एंड इट्स एनवायरनमेंट। और अगर आपको बिजनेस को समझना है, उसके एनवायरमेंट को समझना है, तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि जो आपकी इस कंपनी के, आपकी इस एंटिटी के की स्टेक होल्डर्स है, आप उनके साथ मीटिंग बुलाओ, इस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ मीटिंग बुलाओ, KMPs के साथ मीटिंग्स बुलाओ, अंडरस्टैंड करो उनके बिजनेस ऑपरेशन क्या है, उनका विजन क्या है, उनके गोल्स क्या है, उनके मिशन क्या है और क्या एक्सपेक्टेशंस है आपके एंटिटी की आपके ऑडिटर से। तो यही यहां पे लिखा हुआ है, कहता है इंटरनल ऑडिटर मस्ट कंडक्ट मीटिंग्स। आपके इंटरनल ऑडिटर को अगर नॉलेज ऑब्टेन करनी है बिजनेस की, एनवायरमेंट की, तो उसको क्या करना चाहिए, उसको मीटिंग्स करनी चाहिए की स्टेक होल्डर्स के साथ, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ, KMP के साथ, ताकि वो ऑब्टेन कर सके अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस एंड इट्स एनवायरमेंट, उसके ऑपरेशंस को समझ सके, ऑर्गेनाइजेशन के विजन, उसके मिशन को समझ सके, और आपकी जो TCWG है, जो आपकी टॉप मैनेजमेंट है, उनकी एक्सपेक्टेशन क्या है आपके इंटरनल ऑडिटर से, इंटरनल ऑडिट फंक्शन से, उसकी अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन कर सके। ठीक है, आपने नॉलेज ऑब्टेन कर ली बिजनेस की, उसके एनवायरमेंट की, देयर आफ्टर आप प्लान करोगे ऑडिट। तो सेकंड स्टेप यहां पे क्या आएगा, परफॉर्म दी ऑडिट प्लानिंग। अगर आपको ऑडिट की प्लानिंग करनी है तो आपको स्कोप पता होना चाहिए, मतलब इंटरनल ऑडिट फंक्शन को अपना स्कोप पता होना चाहिए कि उसको क्या काम करना है। ये स्कोप ना, इट मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द ऑडिट कमिटी एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, राइट। तो यही आपका पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि ऑडिट स्कोप मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द ऑडिट कमिटी एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। यहां पे भी इंटरनल ऑडिटर ओपनिंग मीटिंग्स बुला सकता है की स्टेक होल्डर्स के साथ बिफोर द स्टार्ट ऑफ द ऑडिट एंगेजमेंट, एंड वो उनको बोल सकता है कि जो अभी आपके स्टेक होल्डर है या जो भी आपके रिस्पेक्टिव आपके एरिया के जो की हेड्स हैं, उनको वो बोल सकता है कि यार मुझे आप एक्सेस प्रोवाइड करो अपने इंफॉर्मेशन सिस्टम की, जिसकी उसको रिक्वायरमेंट पड़ेगी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट। तो कहता है इंटरनल ऑडिटर मस्ट कंडक्ट द ओपनिंग मीटिंग्स विद द की स्टेक होल्डर्स बिफोर द स्टार्ट ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट एंड शेयर द डिटेल्स ऑफ द इंफॉर्मेशन इन सिस्टम एक्सेस रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द ऑडिट। उसके बाद वर्क प्लान मस्ट बी प्रिपेयर्ड, मतलब आपको काम कैसे कैसे करना है। जैसे स्टैट्यूटरी ऑडिट में तुम ऑडिट प्रोग्राम बनाते हो ना, तो यहां पे क्या बनाओगे, वर्क प्लान मस्ट बी प्रिपेयर्ड। लेकिन ये वर्क प्लान बनाने के लिए ऑडिटर को सबसे पहले रिस्क की असेसमेंट करनी पड़ेगी एंड ऑडिटर को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा एंटिटी के कंट्रोल्स को और वो कितने इफेक्टिव हैं। तो कहते हैं the work plan must be prepared after performing the evaluation of all the major underlying risk in the process being reviewed and audit checks to be performed to assess the adequacy of the control environment to mitigate such risk, राइट। तो ये आपके सारे पॉइंट आगे हैं परफॉर्मेंस ऑफ ऑडिट प्लानिंग से रिलेटेड, मतलब उसको प्रॉपर अपना वर्क प्लान बनाना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले उसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि जिस भी प्रोसेस को वो रिव्यू कर रहा है उस प्रोसेस में रिस्क क्या है एंड कंट्रोल्स क्या है टू मिटिगेट दैट रिस्क, राइट। ठीक है, अब उसने क्या कर लिया, स्टेप नंबर 2 में प्लानिंग कर ली। फिर यहां पे एक ना एडिशनल स्टेप है, वैसे तो हम एग्जीक्यूशन करना शुरू कर देते, ये एग्जीक्यूशन ही आप मान सकते हो। अब वो इंफॉर्मेशन को गैदर करना शुरू करेगा, राइट। तो थर्ड स्टेप यहां पे क्या आ रहा है, गैदर द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन। तो आपका इंटरनल ऑडिटर को इंफॉर्मेशन जो भी चाहिए उसको वह गैदर करना शुरू करेगा। तो इंटरनल ऑडिटर मस्ट ऑब्टेन द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन एंड सिर्फ इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना ही नहीं शुरू करेगा, वो ये भी इंश्योर करेगा कि जो इंफॉर्मेशन वो ऑब्टेन कर रहा है वो रिलायबल है, वो करेक्ट है। तो कहता है एंड परफॉर्म द चेक टू इंश्योर करेक्टनेस एंड इंटीग्रिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन विच इज बीइंग रिसीव्ड। जितना पॉसिबल हो सके इंटरनल ऑडिटर को हमेशा कोशिश करनी है कि वो डायरेक्टली अपनी इंफॉर्मेशन को ऑब्टेन करे, राइट। तो कहता है इंटरनल ऑडिटर मस्ट ऑब्टेन द इंफॉर्मेशन डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्स टू द एक्सटेंट पॉसिबल, जितना भी पॉसिबल है। इसके साथ साथ ऑडिटर एडुकेट प्लानिंग करेगा
एंड एडवांस में इंटीमेशन करेगा फॉर एनी इंटरिम इंफॉर्मेशन जो उसको रिक्वायर्ड हो सकती है फॉर परफॉर्मिंग द ऑडिट चेक्स। अगला स्टेप क्या है उसका, ऑडिट चेक्स को परफॉर्म करना। यहां पे वो अपने ऑडिट प्रोसीजर को परफॉर्म करना शुरू करेगा। तो कहता है इन ऑडिट चेक को परफॉर्म करने के लिए अगर उसको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो उसको एडवांस में मैनेजमेंट को इंटीमेशन करनी चाहिए कि मुझे ये इंफॉर्मेशन चाहिए इन ऑर्डर टू परफॉर्म माय ऑडिट चेक। तो अभी तक 3 स्टेप कौन से आए कि आप नॉलेज ऑब्टेन करो, आप प्लानिंग करो, और जो भी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन इंटरनल ऑडिटर को चाहिए होगी सो दैट ही कैन कंडक्ट हिज ऑडिट चेक, वो इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट करना शुरू करो। जितना पॉसिबल हो सके आप डायरेक्ट सोर्सेज से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो। फिर आता है परफॉर्म दी ऑडिट चेक। यहां पे आपका ऑडिटर काम करेगा, मतलब यहां पे वो अपने ऑडिट प्रोसीजर को परफॉर्म करना शुरू करेगा। और वो कौन कौन से ऑडिट प्रोसीजर यहां पे परफॉर्म कर सकता है ये आपके यहां पे इन पॉइंट्स में लिखे हुए हैं। सबसे पहले इसने क्या बोला है कि ऑडिटर कलेक्ट करेगा डाटा इंफॉर्मेशन और वो परफॉर्म कर सकता है एनालिटिकल प्रोसीजर, जिसको आप नॉर्मल स्टैट्यूटरी ऑडिट में परफॉर्म करते हो अंडर एसए नंबर 520। यहां पे आपका जो सिया एप्लीकेबल होता है वो होता है SIA, that is standard on internal audit number 6, that is analytical procedure। तो यहां पे भी आपका इंटरनल ऑडिटर कलेक्ट करेगा डाटा एंड परफॉर्म करेगा एनालिटिकल प्रोसीजर। ऑब्जेक्टिव यहां पे इन एनालिटिकल प्रोसीजर को परफॉर्म करने का सेम ही रहेगा ताकि वो आइडेंटिफाई कर सके की ट्रेंड्स को एंड की डिफरेंसेस को। एंड इन एनालिटिकल प्रोसीजर को परफॉर्म कैसे किया जाएगा, एज पर द सिया नंबर 6, राइट। सेकेंड पॉइंट में बात करें सैंपलिंग की। कहता है कि ऑडिटर को जहां पे जरूरत लगेगी तो अपनी ऑडिट चेक को परफॉर्म करने के लिए सैंपलिंग का भी यूज कर सकता है, और जब वो सैंपलिंग का यूज करेगा तो उसको सैंपलिंग करनी है एज पर सिया नंबर 5। ये सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है। थर्ड पॉइंट में लिखा हुआ है इंटरनल ऑडिटर के पास एडुकेट एविडेंसेस होने चाहिए। जैसे कि अगर हम नॉर्मल स्टैट्यूटरी ऑडिट की बात करें तो ऑडिटर भी जब काम करता है तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि भाई उसके पास सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंसेस होने चाहिए। तो कहता है इंटरनल ऑडिटर मस्ट इंश्योर एडुकेट एविडेंसेस मस्ट बी कलेक्टेड, राइट। और कैसे कलेक्ट करेगा वो, एज पर सिया नंबर 320, जैसे आपका एसए नंबर 500 होता है। फिर कहता है इंटरनल ऑडिटर लिस्ट बनाएगा जो भी उसके आइडेंटिफाइड इश्यूज हैं उनकी, जो भी उसको डेफिशिएंसीज मिली गैप्स की, एंड वो इंटरिम रिपोर्ट भी बना सकता है आफ्टर द प्रॉपर रिव्यू ऑफ द वर्क। और रिव्यू की जब बात आएगी तो यहां पे सिया आ जाता है, सिया नंबर 350, राइट। फिर आपका आता है डॉक्यूमेंटेशन का सिया, दैट इज सिया नंबर 330, मतलब जो भी काम आपके इंटरनल ऑडिटर ने किया उसके काम की इसको डॉक्यूमेंटेशन करनी है। तो ये आपके सारे यहां पे पॉइंट आएंगे इन रिलेशन टू द ऑडिट चेक्स, ठीक है। आप सिया से इनको याद रख सकते हो, जो काम वो कर रहा है सच एज एनालिटिकल प्रोसीजर, सैंपलिंग करना, एविडेंसेस कलेक्ट करना, डॉक्यूमेंटेशन करना। आप यहां से इनके नाम से आप सिया याद रख सकते हो, या सिया के नंबर से आप इसके काम को याद रख सकते हो, कैसे भी आप इसको याद कर सकते हो, ठीक है। अब उसने ऑडिट चेक परफॉर्म कर लिए तो उसके हाथ में एविडेंसेस होंगे, मतलब अब इन एविडेंसेस को इवैल्यूएट करके वो किसी ना किसी कंक्लूजन पे पहुंच सकता है, मतलब उसके पास अभी इंटरनल ऑडिट के रिजल्ट है। और हमने इसको अंडरस्टैंड किया था कि ऑडिटर ऊपर अपनी रिजल्ट को 2 स्टेजेस में बनाता है, मतलब अपनी रिपोर्ट को बनाएगा जब तो उसके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा सिया नंबर 370 और उसको कम्युनिकेशन करनी पड़ती है विद द मैनेजमेंट एज पर सिया नंबर 360। तो ये आपका टोटल प्रोसेस होगी उसकी ऑडिट की। समझ में आया? अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ सेल्फ के ऊपर, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है व्हाट शुड बी द कंटेंट ऑफ द इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट टू एड्रेस द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑडिट कमेटी। आपको सिंपल सा ये बताना है कि इंटरनल ऑडिटर अपनी रिपोर्ट जब बनाएगा उसके कंटेंट क्या होंगे, कितनी स्टेजेस में बनेगी। तो ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी ऊपर कवर कर चुके हैं, इस वजह से मैं इसको छोड़ के आगे बढ़ रही हूँ, ठीक है। वही है, देखो स्टेज नंबर 1, स्टेज नंबर 2 एंड देयर आफ्टर उसके कंटेंट लिखे हुए हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये भी डायरेक्ट ही है। क्वेश्चन कहते हैं दैट XYZ लिमिटेड हैज अपॉइंटेड मिस्टर ए टू कंडक्ट देयर इंटरनल ऑडिट फॉर द न्यू फाइनेंशियल ईयर। तो यहां पे भी XYZ लिमिटेड ने मिस्टर ए को अपॉइंट किया कि मेरी ऑडिट कर दो। द ऑडिट कमिटी रिक्वेस्टेड मिस्टर ए टू प्रेजेंट देयर एनालिसिस ऑन द इंप्लीमेंटेशन ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ द प्रीवियस ऑडिट रिपोर्ट एंड हाईलाइट क्रिटिकल एरियाज which need immediate attention of the audit committee। अब ऑडिट कमेटी आपकी ऑडिटर को कह रही है कि पिछले साल जो ऑडिट हुई थी, राइट, उस ऑडिटर ने इंटरनल ऑडिट जो हुई थी उस इंटरनल ऑडिटर ने अपनी रिपोर्ट के अंदर जो गैप्स आइडेंटिफाई किए थे, जो डेफिशिएंसीज आइडेंटिफाई की थी, जो रिकमेंडेशन दी थी, उनकी कितनी इंप्लीमेंटेशन आपकी मैनेजमेंट ने करी। इसके साथ साथ ऑडिटर को हाईलाइट करना है क्रिटिकल एरियाज को जहां पे इमीडिएट एक्शन की जरूरत है। यह आपकी ऑडिट कमेटी की एक्सपेक्टेशन है। क्वेश्चन क्या है, इधर आ जाओ। क्वेश्चन है व्हाट शुड बी द स्टेप्स दैट विल बी फॉलोड बाय इंटरनल ऑडिटर टू एड्रेस दिस रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑडिट कमेटी। तो हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था आपके चैप्टर के अंदर फॉलो अप का,
क्या पढ़ा था? फॉलो अप का, कि देखो ऑडिटर का काम सिर्फ यहीं पे खत्म नहीं हो जाता कि उसने अपनी रिपोर्ट बना दी और मैनेजमेंट को डेफिशिएंसीज बता दी और रिकमेंडेशन बता दी कि तेरे इस एरिया के अंदर ये डेफिशिएंसीज है, ये गैप्स है, तुझे करेक्ट करने के लिए ये स्टेप लेने हैं। ऑडिटर का काम इंटरनल ऑडिट के केस में एक स्टेप आगे और जाता है कि पिछले साल जो भी डेफिशिएंसीज थी, प्रीवियस ऑडिट रिपोर्ट के अंदर जो डेफिशिएंसीज पॉइंट आउट की गई थी, जो रिकमेंडेशंस दी गई थी, क्या आपकी मैनेजमेंट ने उन रिकमेंडेशन के ऊपर काम किया? क्या उसने एक्शन लिया या नहीं लिया? तो आपका ऑडिटर यहां पे एक्शन टेकन रिपोर्ट बनाता है फॉर द प्रीवियस ऑडिट, राइट? तो ये आपका यहां पे आपको बताना है कि जब वो एक्शन टेकन रिपोर्ट बनाएगा तो उसके अंदर क्या एलिमेंट हो सकते हैं। ऑल्दो मैनेजमेंट की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक्शन लेने की। इसका आंसर आपको कहां पे मिलेगा? पेज नंबर 12 के ऊपर। मैं यहां से पढ़ रही हूं, आप पेज नंबर 12 के ऊपर जाओगे आपको पता लग जाएगा। कहते हैं एज पर सीआर नंबर 390, आपकी बुक के अंदर सीआर मेंशन नहीं है बट बात यही मेंशन है। कहते हैं मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ द प्रायर ऑडिट इशू, ये सीआर का नंबर है, ये सीआर का नाम है। सीआर का नंबर क्या है? 390, नाम क्या है? मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ प्रायर ऑडिट इशू, मतलब पिछले साल में जो ऑडिट इशू अराइज हुए थे उनकी मॉनिटरिंग करना, उसके ऊपर रिपोर्ट करना। कहते हैं द चीफ इंटरनल ऑडिटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग द क्लोजर ऑफ प्रायर ऑडिट इशू। तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? आपके इंटरनल ऑडिटर की, और उसमें भी कौन? चीफ इंटरनल ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो कंटिन्यूअसली मॉनिटर करे जो पिछले साल की ऑडिट रिपोर्ट के अंदर इश्यूज डाले गए थे एंड उनका क्लोजर करवाए। कहते हैं चीफ इंटरनल ऑडिटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंटिन्यूअसली मॉनिटरिंग एंड क्लोजर ऑफ द प्रायर ऑडिट इश्यूज थ्रू टाइमली इंप्लीमेंटेशन ऑफ, हमने ऊपर अंडरस्टैंड भी किया था जब हमने कंटेंट पढ़े थे आपके रिपोर्ट के, कि इंप्लीमेंटेशन का प्लान भी आप अग्री करते हो आपकी मैनेजमेंट के साथ, राइट? तो कहते हैं थ्रू टाइमली इंप्लीमेंटेशन ऑफ द एक्शन प्लान विच आर इंक्लूडेड इन द पास्ट ऑडिट, दिस शैल बी डन विद अ फॉर्मल मॉनिटरिंग प्रोसेस। तो इसके लिए आपके चीफ इंटरनल ऑडिटर के पास क्या होनी चाहिए? एक फॉर्मल मॉनिटरिंग प्रोसेस होनी चाहिए, एंड जिसके एलिमेंट आप प्री मतलब सबसे पहले आप एडवांस में ही डिटरमाइन कर लेते हो। तो कहते हैं जिसके एलिमेंट ऑफ विच आर प्री अग्रीड विद द मैनेजमेंट एंड TCWG। तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? आप देखो रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्शन लेने की इश्यूज के ऊपर मैनेजमेंट की ही है, TCWG की है। आपके चीफ इंटरनल ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? कि उसको कंटिन्यूअसली मॉनिटर करना है कि क्या आपकी मैनेजमेंट ने, TCWG ने एक्शन लिया और उनका क्लोजर करवाना है इश्यूज का। जो भी एक्शन प्लान अग्री हुआ था प्रीवियस ईयर की ऑडिट में, करेक्टिव एक्शंस अग्री हुआ था प्रीवियस ईयर की ऑडिट में, उसकी इंप्लीमेंटेशन करवानी है। कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंप्लीमेंट, यही बोलेगा कि क्या कौन इंप्लीमेंट करेगा एक्शन प्लान को, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी मैनेजमेंट की रहेगी। तो कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंप्लीमेंट द एक्शन प्लान्स इट रिमेन्स विद द मैनेजमेंट, वो सिर्फ मॉनिटर करेगा कि क्या इंप्लीमेंट हुआ या नहीं हुआ। इन मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ प्रायर ऑडिट इशू, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके? चीफ इंटरनल ऑडिटर की। The responsibility of the internal auditor is usually in the form of action taken report of previous audit। तो वो क्या बनाता है? action taken report, कि क्या एक्शन लिया। टू एड्रेस द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑडिट कमिटी इन द गिवन क्वेश्चन, आपकी जो रिक्वायरमेंट है इस क्वेश्चन की, इंटरनल ऑडिटर शुड एसेस द एक्शन टेकन। तो आपका इंटरनल ऑडिटर क्या करेगा कि जो प्रीवियस ईयर के ऑडिट इश्यूज थे उसके अगेंस्ट क्या एक्शन लिया गया। तो कहते हैं इंटरनल ऑडिटर शुड एसेस द एक्शन टेकन अगेंस्ट द प्रीवियस ऑडिट फाइंडिंग्स एंड अल्टीमेटली वो रिपोर्ट करेगा समरी ऑफ द एक्शन टेकन बाय द मैनेजमेंट, मतलब क्या एक्शन लिया उसके लिए वो बनाएगा एक्शन टेकन रिपोर्ट, और उस एक्शन टेकन रिपोर्ट के अंदर ये सारे एलिमेंट्स होते हैं। जनरली कौन कौन से एलिमेंट होते हैं? नंबर 1, आप रेफरेंस दोगे कि पिछले साल क्या इशू था, तो रेफरेंस टू द प्रीवियस ऑडिट रिपोर्टिंग कंटेनिंग द रिपोर्टेड इशू, राइट? तो आप रेफरेंस दो कि कौन से साल की आपकी ये रिपोर्ट थी, उस रिपोर्ट के अंदर क्या इशू था। फिर आप ऊपर आपने भी अंडरस्टैंड किया क्या कि आप पिछले साल ही आपने अग्री किया होगा आपकी मैनेजमेंट के साथ कि क्या एक्शन प्लान होगा। तो कहते हैं इंप्लीमेंटेशन एक्शन प्लान विच इज अग्रीड बाय द मैनेजमेंट अलोंग विद द टारगेट इंप्लीमेंटेशन डेट, कि आपने किस प्लान की अग्रीमेंट करी थी। मतलब कोई आपको डेफिशिएंसी मिली, आपने पिछले साल आपको कोई डेफिशिएंसी मिली, आपके ऑडिटर ने मैनेजमेंट को बताया, मैनेजमेंट ने बोला ठीक है मैं इसको करेक्ट कर दूंगी, ठीक है। मैनेजमेंट और ऑडिटर ने एक एक्शन प्लान को अग्री कर लिया और एक डेट भी उन्होंने अग्री कर ली कि इस डेट तक ये एक्शन प्लान यहां पे इंप्लीमेंट हो जाएगा। तो यहां पे रेफरेंस दो कि क्या इंप्लीमेंटेशन एक्शन प्लान अग्री हुआ था मैनेजमेंट के साथ और उसकी टारगेट इंप्लीमेंटेशन डेट क्या थी। फिर कहते हैं एक्शन टेकन रिपोर्ट के अंदर वो अपना स्टेटस मेंशन करेगा कि अब क्या स्टेटस है, स्टेटस ऑफ द एक्शन टेकन बाय द मैनेजमेंट, कि क्या उसने एक्शन लिया,
मतलब इंप्लीमेंट हुआ वो प्लान या इंप्लीमेंट नहीं हुआ, तो कहता है सेम मे बी क्लासिफाइड अंडर इंप्लीमेंटेड और नॉन इंप्लीमेंटेड। फिर इंप्लीमेंट होने के बाद भी अगर कोई रिस्क बचा है तो वो भी मेंशन कर सकता है। तो कहता है रेजिडुअल रिस्क एंड रेटिंग फ्रॉम एनी अनइंप्लीमेंटेड एक्शन। देखो इंप्लीमेंट होने के बाद भी कोई रिस्क बचा है, या फिर अगर कोई प्लान, कोई आपके प्लान का कोई कंपोनेंट अगर इंप्लीमेंट नहीं हुआ तो उसकी वजह से क्या आपका रिस्क है, तो ऑडिटर उसको भी मेंशन करेगा। फिर कहता है ऑडिट फाइंडिंग्स जो इंप्लीमेंट नहीं हुई फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जो काफी देर से, मतलब पिछले साल की ऑडिट से भी जो आपकी फाइंडिंग्स है, डेफिशिएंसीज जो अभी तक इंप्लीमेंट नहीं हुई, उसको भी ऑडिटर यहां पे मेंशन करेगा। एंड एनी क्रिटिकल ऑडिट फाइंडिंग्स जो उस जिस भी रिलेशन में इमीडिएट एक्शन चाहिए तो यहां पे उसको भी मेंशन कर सकता है। ये आपके क्वेश्चन के अंदर भी था कि अगर कोई क्रिटिकल ऑडिट फाइंडिंग्स है, जिन ऑडिट फाइंडिंग्स को इमीडिएट एक्शन चाहिए, जो डेफिशिएंसीज ऐसी है कि जिन डेफिशिएंसीज को करेक्टिव एक्शन चाहिए ऑन इमीडिएट बेसिस, तो इसको भी आपका ऑडिटर एक्शन टेकन रिपोर्ट के अंदर मेंशन कर सकता है। सो दीज आर द वेरियस एलिमेंट जिनको वो मेंशन कर सकते हैं अपनी एक्शन टेकन रिपोर्ट के अंदर। ठीक है, तो यहां से कंक्लूजन क्या निकल रही है इस आंसर के अंदर से? कंक्लूजन ये निकल रही है कि देखो जो प्रीवियस ईयर की ऑडिट इश्यूज हैं, ऑडिट फाइंडिंग्स है, गैप्स है, डेफिशिएंसीज है, कुछ भी कह लो, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको करेक्ट करने की। मैनेजमेंट एंड ऑडिटर ने एक एक्शन प्लान को अग्री किया होगा लास्ट ईयर, राइट? उस अकॉर्डिंग इंप्लीमेंटेशन हुई उस एक्शन प्लान की या नहीं हुई, इसको मॉनिटर करने की और इसके ऊपर रिपोर्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इंटरनल ऑडिटर की है, ऐसा सिया नंबर 390 कहता है। एंड ऑडिटर कैसे करता है इसको? थ्रू दी एक्शन टेकन रिपोर्ट। लेकिन एक्शन प्लान को इंप्लीमेंट करेगी मैनेजमेंट। फिर आपको ये बता देना है कि कौन कौन से जनरली आप किन किन चीजों को उस एक्शन टेकन रिपोर्ट में इंक्लूड करते हो। ये तुम्हारा यहाँ पे आंसर बन जाएगा। और ये तुम्हारे टोटल यहाँ पे 16 क्वेश्चंस खत्म होते हैं इस चैप्टर के, राइट? अच्छे क्वेश्चंस है, आई वुड से। ये चैप्टर इतना कोई ऐसा बहुत मुश्किल नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक। कितने पेजेस है इस चैप्टर के अंदर? 15 पेजेस का चैप्टर है ना, तो 15 पेजेस का चैप्टर है, ज्यादा बड़ा ये चैप्टर नहीं है। लेकिन जब तुम इसके क्वेश्चंस को करने बैठोगे ना तो तुम्हारे कंसेप्ट और रिफाइन होंगे। और सबसे बेस्ट चीज ये होती है जब भी तुम कोई भी किसी भी चैप्टर के क्वेश्चन करते हो तुम्हें ये समझ में आता है कि इंस्टीट्यूट किस किस वे से क्वेश्चन पूछ सकता है। और इसके साथ साथ अभी तक तुम्हें ये भी समझ में आ गया होगा कि इंस्टीट्यूट कुछ आपके एनोमली क्वेश्चन भी डालता है जो शायद आप डायरेक्टली अपनी बुक से ट्रेस नहीं कर पाते। और मैंने हमेशा इस बात को, जब भी मैंने अपने क्लासेस में भी हमेशा इस बात को बोला कि ऑडिट की लिमिटेशंस है, ऑडिट सब्जेक्ट की लिमिटेशन है। मैं आपके ऐसे नंबर 200 की बात नहीं कर रही हूं, मैं ऑडिट सब्जेक्ट की लिमिटेशन की बात कर रही हूं। तो जब आप उन लिमिटेशंस को समझ के अपने सब्जेक्ट की तैयारी करोगे, मैं ये नहीं कह रही कि एज ए टीचर की मैं कोई कंसेप्ट को अगर नहीं समझा पा रही हूं, क्योंकि एक बच्चे ने आई थिंक पता नहीं कहीं तो एक कमेंट डाला था कि जहां पे मैं किसी कंसेप्ट को नहीं समझा पाती तो मैं बोल देती हूँ कि इसको हम इतना ही समझा सकते हैं, इसको हम इतना समझा सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आपको बस इतना ही समझना चाहिए, इससे ज्यादा मैं आपको नहीं समझा पाऊंगी, क्योंकि आपको अगर उस टॉपिक को समझाने कोई बैठ जाएगा तो वो एंडलेस टॉपिक है। जैसे कि अगर हम अभी आपकी बात करें सिया नंबर 390, तो ये पूरा स्टैंडर्ड है जो आपके सिलेबस में नहीं है। जितनी आपके पास रिक्वायरमेंट हम उतना ही समझा सकते हैं ना। तो आपको अगर अच्छे मार्क्स लेने हैं ऑडिट सब्जेक्ट में तो फिर आपको कंसेप्ट तो समझने पड़ेंगे, याद भी करना पड़ेगा, क्वेश्चंस भी आपको देखने पड़ेंगे, ये तो मस्ट है। बट उसके साथ साथ समझदार इंसान वही होता है जो किसी भी चीज के लिमिटेशंस को समझ के चलता है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि हाँ, इस सब्जेक्ट के अंदर कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो बिल्कुल ही आउट ऑफ बॉक्स हो सकते हैं, जो बिल्कुल ऐसे हो सकते हैं कि आपको समझ में भी नहीं आएगा कि ये क्वेश्चन कहां से आया। लेकिन मैं ये नहीं बोलूंगी कि पूरे एग्जाम के अंदर आपको हर क्वेश्चन ही ऐसा मिलेगा। मैं कह रही हूं कि अगर कोई मुश्किल से मुश्किल पेपर बना भी तो 10 से लेकर 15% क्वेश्चन ही ऐसे होंगे जो बिल्कुल एनोमली होंगे, सारे क्वेश्चन ऐसे नहीं होते हैं। और अगर इजी क्वेश्चन पेपर बनेगा फिर तो तुम हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे। अगर तुम्हें कंसेप्ट आते हैं, इंस्टीट्यूट के तुमने क्वेश्चन देखे हैं, पास्ट ईयर के क्वेश्चन देखे हैं, तो कोई ऐसी चीज नहीं है जो तुम्हें समझ में नहीं आएगी। ठीक है, फिर बाकी तो क्या होता है कि फिर वही होता है, दो कैटेगरी के बच्चे आते हैं। एक वो होते हैं जो सिर्फ कमियां निकालना जानते हैं, अपनी नहीं, क्योंकि अपनी जो कमियां निकालता है बच्चा, वो बच्चा लाइफ में आगे बढ़ता है क्योंकि उसके पास इंप्रूवमेंट करने का स्कोप होता है। ऐसे बच्चे होते हैं जो इंस्टीट्यूट की कमियां निकालते हैं, अपने टीचर्स की कमियां निकालते हैं और फिर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं कि नहीं हम फेल इस वजह से हुए क्योंकि हमारा टीचर खराब था, या हम फेल इस वजह से हुए, या इंस्टीट्यूट की वजह से हम फेल हुए। भले ही ऐसा हो भी, मैं ये कह रही हूं आपको, बट उस अप्रोच को लेके नहीं चलना चाहिए, ऐसा मेरा बिलीव है। क्योंकि अगर आपको पेपर पास करना है तो फिर आपके हाथ में एक ही चीज है, वो है खुद की डेफिशिएंसीज के ऊपर काम करना।
ठीक है, तो अगर आपके पास टाइम है तो कोशिश करो पास्ट ईयर के क्वेश्चंस को देखने की, भले आप आंसर्स को क्वेश्चन बैंक से ना पढ़ो, सिर्फ क्वेश्चंस देखो कि क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जा रहे हैं, राइट। जो एनोमली क्वेश्चंस है उनके आंसर्स को आप पढ़ सकते हो। अगर आपके पास टाइम नहीं है अभी तो एटलीस्ट एसएम तो मस्ट है हर एक सब्जेक्ट के लिए, क्योंकि एसएम के कंसेप्ट, क्योंकि ये वो बुक है ना जो इंस्टीट्यूट ने आपको प्रोवाइड करी कि आप इसको पढ़ो, मैं पेपर बनाऊंगा, है ना। तो एसएम के जो कंसेप्ट है और जो एसएम के वहां पे क्वेश्चंस है, ये तो बेयर मिनिमम है जो आपको पढ़ के जानी चाहिए। जो इंस्टीट्यूट आपके लिए मटेरियल रिलीज कर रहा है वो तो बेयर मिनिमम है जो आपको पढ़ के जाना चाहिए। इसके अलावा अगर आप बहुत सारी चीजें और पढ़ सकते हो, पास्ट ईयर के क्वेश्चंस वगैरह, तो वो अलग चीज है। जो इस अटेम्प्ट के एमटीपीज हैं, आरटीपीज हैं, इंस्टीट्यूट के क्वेश्चंस है, ये तो आपको डेफिनेटली हर एक सब्जेक्ट में पढ़ के ही जाने चाहिए। तुम इतना भी करके चले जाओगे ना कि तुम्हें कंसेप्ट आते हैं इंस्टीट्यूट के, तुम्हें एसएम के क्वेश्चंस देखे हैं, एक अटेम्प्ट की भी अगर आरटीपी देखी, एमटीपी देखी, मैं एक अटेम्प्ट की बात कर रही हूँ, ये उन बच्चों के लिए जिनके पास टाइम नहीं है, ठीक है। तो इतना भी अगर तुम कर रहे हो ना और भरोसा रख के जा रहे हो तो भी तुम पास हो सकते हो, ठीक है। सो अब नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे हम, ये होगा आपका चैप्टर नंबर 17। अंटिल देन बाय बाय।